का CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर कमाई का अड्डा और भारतीय बाजारों में आप गौर करिएगा, अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दे रही हैं। हर टिक के साथ दरअसल हम नीचे फिसल रहे हैं। 18,115 आज दिन का लो था, उसके सामने अगर आप कंपेयर करें तो 18,150 के आसपास वापसी की कोशिश है, लेकिन ये अब भी 150 पॉइंट दूर है डे हाई से जो 18,300 का था। तो धीरे धीरे करके वो लेवल्स नीचे की तरफ अब फिसलते हुए, कल 200 टेस्ट हुआ, आज 100 लगभग टेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी बैंक की भी चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 350 पॉइंट नीचे ये इंडेक्स आपको कारोबार करता दिखाई देगा, 43,563। तो जो परसों के सत्र में हम बस वो 10 पैसे से रह गए थे निफ्टी बैंक की नई ऊंचाई बनाने में, उसके बाद हमने देखा है एक तरफा बिकवाली की पोजीशंस बनती दिखाई दी। उस दिन हल्की मुनाफा वसूली, लेकिन कल और आज में प्रेशर दरअसल और भी माउंट होता हुआ दिखाई दिया है। और आज का दिन था जहां पर बाजी उल्टी चल गई है, यानी कि गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। दोपहर 11 बजे तक नेक टू नेक मामला था और उसके बाद हमने देखा जैसे जैसे दिन बढ़ा है गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ती हुई। तो ये है फिलहाल आपके लिए मार्केट का ताजा हाल। अब यहां से आगे क्या रणनीति बनेगी उसकी बातचीत कर लेते हैं। वीरू, स्लाइड तो है, अब ये कंसोलिडेशन से ज्यादा मुनाफा वसूली में तब्दील हो गया। जी हर्षदा, गुड आफ्टरनून। और अभी आपने निफ्टी बैंक के उस हाई का जिक्र किया हर्षदा, 10 पैसे की कीमत आज पता चल रही है, एक्चुअली 10 पैसे से रह गया वो प्रीवियस हाई। खैर पर ऑन सीरियस नोट हर्षदा, देखिए कल क्या हुआ, प्राइस डैमेज कल हो चुका था। देखिए हर्षदा, इस पूरे मोमेंटम को प्ले करने का मेरा प्रिंसिपल एक था, पुट राइटर्स के कन्विक्शन जोन पे आप कन्विक्शन रखिए और एक द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज ऑन बोथ चार्ट्स, निफ्टी बैंक, दैट्स 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उस पर ट्रस्ट कीजिए। कल रेजिस्टेंस वर्ड क्रॉस नहीं हुआ था। सुबह आप भी जब कमेंट्री जब मेरी चल रही थी, आप हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, कल RS1 बाइसेक्ट नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी द फर्स्ट बेस ऑप्शन बेस 18,300 वॉलेट हुआ। हालांकि शॉर्ट मैंने कल भी नहीं कहा था। मॉर्निंग में मैंने दो बातें कही थी हर्षदा, मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी है 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड दैट सेकंड पुट राइटर्स कन्विक्शन जोन 18,200। मैंने सुबह कमेंट्री में एक बात कही थी कि बहुत अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं, बहुत एक निपुण ट्रेडर हैं, तो निफ्टी पे आप शॉर्ट तब लें जब 18,264 वॉलेट हो, दैट मीन्स प्रीवियस डे स्विंग लो। जो दिन वीकनेस कहीं ना कहीं छोड़ के गया था उसका लो वॉलेट होता है तो वीकनेस बढ़ती है, इसीलिए वो शॉर्ट का तर्क था। अ शॉर्ट बिलो 264 विल वर्क, बट डिसाइसिव शॉर्ट बनेगा बिलो 210, और बिलो 210 जो शॉर्ट स्विंग है वो आपको ले जाएगा 145 और 18,074 तक। सुबह ये लेवल 64 था, नाउ इट्स 74, इट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हमारे पास क्या टूटा हर्षदा वॉलेट हुआ, हमारा बेस 1 टूटा, मतलब ऑप्शन बेस हमारा 10 डे में टूट गया। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं हर्षदा, और मैं खुद चाहता हूं कि निफ्टी एटलीस्ट रिट्रेस हो टुवर्ड्स 18,050 और 18,074, दैट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कभी भी 10 डे में टूटे, ऑप्शन बेस टूटे, इस पर आके टिकना बहुत जरूरी होता है, तभी आप जज कर पाएंगे कि ये फॉल जो है वो अरेस्ट होगा कि नहीं होगा। इस वक्त का डेटा क्या कहता है, अगर मेरे पास शॉर्ट है तो, अगर मैंने सुबह के तर्क पर शॉर्ट करी है तो क्या करूं और अब क्या करूं शॉर्ट को लेके। आप स्टेट्स देखिए हर्षदा, कल 18,200 के पुट राइटर ने, कल क्या हुआ था, अब आप देखिए कल FIs ने कॉल शॉर्ट करी 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, कल FIs ने 1.5 लाख शॉर्ट पुट कवर कर लिए थे। कल से ही कॉल राइटर्स का कन्विक्शन बढ़ना शुरू हो गया था। लुक एट 18,200 यहां पे, और 300 की मिला के, और इनफैक्ट 18,400 की मिला दूं तो करीब करीब 4.25 करोड़ कॉल्स खड़ी हो गई हैं यहां पर। दैट्स ह्यूज, एंड स्पेशली जब आपका एक्सपायरी डे नेक्स्ट डे प्लेस्ड हो, दैट्स ह्यूज। ये इन प्रिंसिपल ये आपको एक बात कहता है फॉर आई थिंक दिस क्लोजिंग और कल की मॉर्निंग के लिए, टिल द टाइम 18,200 18,210 रीगेन ना हो, इट्स बेटर टू होल्ड शॉर्ट। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग हैंड है तो, वीक हैंड है तो आप नो डाउट अपनी प्रॉफिट्स शॉर्ट पे कवर कर सकते हैं, लेकिन नीचे पुट राइटर्स के पास हर्षदा कन्विक्शन नहीं है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाइज वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू कॉल राइटर्स। मेरे को लगता है 18,074 की पॉसिबिलिटी बहुत है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग हैंड हैं तो अपने शॉर्ट को होल्ड रखिए फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 18,074 ऑन द डाउन साइड। वीक हैंड है, छोटे मोटे प्रॉफिट से काम चला सकते हैं तो यहां बुक कर लीजिए, बट लॉजिकली एक स्टॉप लॉस अगर कहीं पर आएगा फॉर शॉर्ट, इट्स 18,210 18,210 हर्षदा।
और निफ्टी बैंक वीरू, क्योंकि झटका तो वहीं पर लगा है। हर्षदा, झटका लगा है, लेकिन टेक्निकली इसने बेस ब्रीच नहीं किया है। हर्षदा, आप यकीन मानिए 44,000 एक कॉल राइटर्स का जोन था, ठीक है। कॉल राइटर्स ने ग्रिप कर लिया। सुबह के डायरेक्टर साहब प्रीबिट्स लेके आएंगे एक बार। जब आपका 2 दिन फेलियर हुआ 44,040 से 44,151 से, जब आपका 2 दिन फेलियर हुआ, एक दिन आपका हाई था करीब करीब 44,151, अगले दिन आपका हाई था 44,147। ये वो ब्लू कॉल राइटर को देखिए हर्षदा, ये बहुत बड़ा कॉल राइटर ग्रिप ले गया था। लेकिन आप ये भी देखिए 43,500 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर भी खड़ा था। अभी भी निफ्टी बैंक 43,500 के नीचे नहीं गया है। मैं इन प्रिंसिपल सुबह भी यही कहा था कि शॉर्ट के बारे में अगर सोचूंगा बैंक निफ्टी पे, वो होगा 43,500 के नीचे। क्यों? 43,500 इज ऑप्शन बेस प्लस दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी बैंक। इस वक्त के स्टैट्स को देखते हैं, क्या कहते हैं इस वक्त के स्टैट्स। मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक इस वक्त रिट्रेस हो चुका है 400 अंक। इट्स टू लेट टू गो शॉर्ट, बट शॉर्ट का एक लॉजिकल जो तर्क होता है ना हर्षदा, वो मेरे पास यही है कि अभी मैं निफ्टी बैंक पे शॉर्ट नहीं था। मैं शॉर्ट तब होऊंगा जब 43,500 के नीचे ये स्विंग करना शुरू कर देगा। 43,800, 43,900, 44,000 पे ह्यूज कॉल राइटिंग है और आउटस्टैंडिंग वाई अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें इस जोन में, आप समझ लीजिएगा हर्षदा कि करीब 1,80,00,000 के ऊपर है। और पुट राइटर्स में 43,500 पे अभी भी करीब 60 लाख पुट खड़ी हैं। सो लॉजिकली 43,500 के ऊपर मैं निफ्टी बैंक पे शॉर्ट नहीं हूं हर्षदा। जहां मुझे कंफर्मेशन मिल गया है शॉर्ट के लिए, वो है निफ्टी बिलो ऑप्शन बेस, बिलो 10 डेमा, और मैं खुल के वहां शॉर्ट गया। बट अभी बैंक निफ्टी पे मैं हर्षदा शॉर्ट कहने में हिचकिचा रहा हूं। एक बेटर शॉर्ट बैंक निफ्टी पे तब बनेगा जब 43,500 डिसाइसिवली वॉलेट होगा। ड्यूरिंग द प्रोग्राम अगर हुआ तो मैं किसी पुट ऑप्शन के बारे में बात करूंगा, बट एज ऑफ नाउ नॉट एग्जैक्टली हर्षदा। अब ये इनफैक्ट इंडेक्स की बात हुई, कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर आज जो दबाव आया है वो किन शेयरों की बदौलत आ रहा है वो आपको साफ दिखाई देगा ट्रेंडिंग स्टॉक्स स्क्रीन पर। क्लियरली सेल साइड की पोजीशन ज्यादा है। कोटक महिंद्रा बैंक आज 2.5% करेक्ट करता हुआ। आज आईटी में प्रेशर देखने को मिला। HCL टेक, TCS जैसे स्टॉक्स है जहां पर 1.5% तक का दबाव बनता दिखाई दिया। और अपोलो हॉस्पिटल में भी हम देख रहे हैं करीब 1.5% तक का नुकसान आज के दिन देखने को मिल रहा है। यही नहीं, LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर नतीजे आप देखेंगे तो ब्याज से आय में 22% का इजाफा है, लेकिन इंटरनल्स कुछ और तस्वीर बयां कर रहे हैं। डिस्बर्समेंट में पिकअप नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही एसेट क्वालिटी इतनी ज्यादा सुधर रही है। नतीजा खराब, 6% नीचे। ओबरॉय के नंबर्स में मार्जिन प्रेशर था, 6% का पनिशमेंट। JSPL में भी हमने देखा नतीजे अच्छे नहीं, तो वहां पर 5% तक की पनिशमेंट। और वोडाफोन आइडिया की तो अलग दिक्कत है कि वोडाफोन PLC ने अपने हाथ धो लिए हैं इस एसेट को। दरअसल उसे रफली अब कह सकते हैं राइट ऑफ ही कर दिया अपनी बुक्स में। हीरो मोटोकॉर्प 1% ऊपर। BPCL में हमने देखा एक फॉलो थ्रू देखने को मिला है तेजी का। आज एक साइड में अच्छा मूव नजर आया, 5% के गेंस। और वहां एस्कॉट्स कुबोटा में हमने देखा है करीब 2-2.25% तक की तेजी बनती दिखाई दी है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर एक इंटरेस्टिंग खरीदारी का मूड आज के दिन बनता दिखाई दे रहा है। अब इस मार्केट को कैसे पढ़ना है और किस तरह के ट्रेड्स पकड़ने हैं, उस पर हमारे जानकार अब जुड़ते हुए दिखाई देंगे। फंडामेंटल्स के लिए गौरांग शाह से बातचीत होगी और टेक्निकल पैनल में हमारे साथ आज प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राहुल शर्मा और आगे चंदन तापड़िया जुड़ने वाले हैं। इन सब से डिटेल में चर्चा करेंगे। 2:30 बजे आलोक प्रियदर्शी बताएंगे फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए सरकार अब क्या नई रणनीति अपनाती हुई दिखाई देगी। एक बूस्ट मिल सकता है सेक्टर को, भारतीय प्लेयर्स को। QSR सेक्टर की स्थिति कैसी है उस पर रोशनी डालने वाले हैं हम आज, क्योंकि सभी कंपनियों के नतीजे आ गए हैं। सुमित ये एनालिसिस लेकर आएंगे और ऑफ कोर्स फिर 4 का चौका रहेगा। सस्ता ऑप्शन राहुल शर्मा देंगे, राजेश सातपुते देंगे FNO सुपरस्टार, मानस से लेंगे चार्ट का चमत्कार, मिड कैप फंडा गौरांग से जानेंगे। लेकिन कल का दिन अहम है। ITC, स्टेट बैंक, ये 2 दिग्गज कंपनियों के नतीजे आएंगे और फिर ऑफ कोर्स एक लंबी लिस्ट है मिड कैप स्टॉक्स की। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ITC और SBI से मार्केट, उस पर हम बातचीत करेंगे। मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी जुड़ने वाले हैं। फिर 3 बजे के बाद BTST ट्रेड्स और ऑफ कोर्स क्लोजिंग स्ट्रैटेजी पर भी आएंगे। ये है आज की तैयारी। इस बीच 43,500 पर लौटता हुआ निफ्टी 500 पॉइंट नीचे स्क्रीन पर। चलिए अब यहाँ से शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी करीब 1830 पे
और अगर आप बहुत ही एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और कहीं ना कहीं टिक बाय टिक को ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ एक पॉइंट पे फोकस कीजिएगा फॉर द डे 18170। ये जो 12:51 का एक स्विंग हाई है उसको भी आप एक तर्कसंगत स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। गुड आफ्टरनून मानस, आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, जो कन्विक्शन आइडिया है वो टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स में बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर आप पैटर्न देखिए तो कल हमने हाई लेवल पे रेजिस्टेंस देखा, स्टॉक में एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, एक सपोर्ट था 522 रुपए का, वो भी स्टॉक ने ब्रीच किया। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद ये करेक्शन थोड़ा सा और डीप हो सकता है। कि देखिए 20 डे मूविंग एवरेज काफी डीप है, तो यहाँ से भी शायद थोड़ी और बिकवाली देखने को मिल सकती है। इसलिए टाटा मोटर्स में बिकवाली करेंगे। फ्यूचर्स में अगर आप बिकवाली कर रहे हैं जहां पर 515.90 के भाव चल रहे हैं, वहां पर 524 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली करिए। 500 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर आप 515 वाला पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। 7 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। 3 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए 15 रुपए के टारगेट के लिए। तो देखिए मंदी के ट्रेड्स अब आना शुरू हो गए। 500 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स में तो सीधा शॉर्ट करना है, या फिर आप 515 वाला पुट लेकर चलें जो इस समय 3 रुपए पर है और ये 15 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए राय मानस की शॉर्ट साइड का ट्रेड। गावा साहब, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक रहेगा लॉन्ग साइड और वो है कैनफिन होम्स। ट्रेड कर रहा है 667 के आसपास कैनफिन होम्स। मेरे ख्याल से 660 का स्टॉप अगर चले, पॉसिबल है कि 680 देखने को मिल सकते हैं। कैनफिन होम्स मोमेंटम है और लगता है एक तेजी पकड़ेगा कैनफिन होम्स। यस, नो डाउट अबाउट दैट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैनफिन होम्स बिल्कुल ही अलग एक, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रक्चर है इस वक्त एनबीएफसी स्पेस में। और एनबीएफसी स्पेस में आज भी जब निफ्टी बैंक अगर आप देखिए कोलैप्स हो रहे हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। और कैनफिन होम्स, प्रकाश शर्मा की स्ट्रेट की खूबी क्या है, अक्टूबर 2021 से लेके अब तक की पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री हार्डली बाय आई थिंक 50 रुपए उसको ये पार करता हुआ। बहुत अच्छी स्पॉटिंग प्रकाश सर आपकी है। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर है परसिस्टेंट पे। इनफैक्ट परसिस्टेंट बहुत दिन से रडार पे है। ये टिप देता है लेकिन डिप 4700 के नीचे नहीं जाता। 4700 के आसपास आते ही बाइंग शुरू होती है। तो आज देखिए एट द डेज हाई पे खड़ा है, तो मेरे हिसाब से परसिस्टेंट एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। तो यहाँ पे टारगेट मेरा जो रहेगा वो करीबन रहेगा 4850 से 4900। तो करंट लेवल से 4900 ही पकड़ के चलिए, वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। आपको 4900 के टारगेट के लिए काम करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 4725। एट द सेम टाइम अगर आपको इसको फ्यूचर के जगह पे, क्योंकि वोलेटिलिटी ऑप्शंस में करना है, तो 4800 का कॉल ऑप्शन करीबन 80 पे मिल रहा है। इसे बाय करें 60 के स्टॉप लॉस के साथ। सामने टारगेट सेट करें करीबन 110 टू 120। सो इट्स अ बाय इन परसिस्टेंट 4800 का कॉल। 4800 का कॉल लेकर चले, तेजी वाला ट्रेड। तो अब तक सिर्फ एक ही मंदी का कॉल आया और 2 तेजी के ट्रेड। राहुल शर्मा को जोड़ लेते हैं। राहुल, आफ्टरनून, मैं आपका पिक लूंगी, लेकिन पहले इस मार्केट में जो फिर से कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है उसे कैसे पढ़ रहे हैं? जी नमस्कार हर्षदा जी और वीरेंद्र जी और पूरे पैनल को भी। देखिए, काफी अच्छा मूव देखा। 16-17,500 से हमने 18,300 तक का मूव दिखाया। एक पुल बैक यहाँ पर आना बहुत ही हेल्दी है और मेरे हिसाब से पुल बैक जो है आज 18,200 ऑलमोस्ट हमने 18,200 ब्रीच करके अभी उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 2 लेवल्स है नीचे में ध्यान रखने के, एक 18,200 और एक 18,000 का। आई थिंक ये 2 लेवल्स पर बाय ऑन डिप की रणनीति रखें। पोजिशनली मुझे लगता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर टेक्सचर दोनों अभी भी बाय ऑन डिप वाले हैं। मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है। हो सकता है कि एक टेक्निकल पुल बैक है यहाँ पर ये, और मेरे हिसाब से लॉन्ग एडिशन ही करना चाहिए। अब इसमें से एक सेटअप ऐसा है, एक इंडेक्स ऐसी है जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स रही है नवंबर दिसंबर से जो करेक्शन शुरू होता है उसमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा अभी तक का 6 महीने का, और वो है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। अब ऑटो इंडेक्स में एस्कॉर्ट्स का सेटअप हमें यहाँ पर बहुत पसंद आ रहा है। तकरीबन 8% आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। 400% फ्यूचर्स में वॉल्यूम आज ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं और एक अच्छा ब्रेकआउट एस्कॉर्ट्स में यहाँ पे देखने को मिला है। पोजिशनली मुझे लगता है कि 2200 रुपए तक की जगह एस्कॉर्ट्स में ओपन अप हुई है, तो एस्कॉर्ट्स को बाय करके चलने की राय रहेगी। 2050 का एक स्टॉप लॉस लगाए और मुझे लगता है कि 2200-2250 तक के लेवल्स एस्कॉर्ट्स में आने वाले 5 से 6 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारी टॉप कन्विक्शन पिक ऑटो से रहेगी एस्कॉर्ट्स।
ओके और यहाँ पे याद रखिएगा ऑटो स्पेस में आज एक सब्सटेंशियल लॉन्ग क्रिएट हुआ है आज का। अगर आप डॉक्टर साहब वो ओ एडिशंस की शीट हो तो प्लीज दिखाइएगा। आज एस्कॉट्स में 8.2% लॉन्ग बिल्डअप और नहीं एक्साइड में 26% बिल्डअप, एस्कॉट्स में 8.2% बिल्डअप और हीरो मोटोकॉर्प ने इस दौर का नया हाईएस्ट क्लस्टर छुआ 6.5% ओ एडिशन। ह्यूज, शानदार मोमेंटम अच्छा यहाँ पर। गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके। गौरांग जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। और थोड़ा पेन है मार्केट में, बट ये लाजमी है कि आप बहुत ओवर स्ट्रेच हो चुके थे। निफ्टी बैंक क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई, क्लोज किया, मेट कर लिया पिछले हाई को। ये थोड़ा रिट्रेसमेंट है। गौरांग, आप लोग अमूमन इस डिप का इंतजार कर रहे थे, पिछले आपकी कमेंट्री से वो काफ़ी हद तक स्पष्ट था। अभी इस डिप में आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? धन्यवाद वीरेंद्र आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो अक्सर राय यही बनती है कि जब एक तरफा रुझान हो जाता है तो बाजार विपरीत चाल चलता है और ऐसी गिरावट में हम हमेशा सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश की राय देते हैं। तो कल एक सरकारी बैंक के नतीजे आए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के। काफी अच्छे लगे नतीजे हमें और हमारी उम्मीद से कई पैमानों पर या पहलुओं पर उम्मीद से ज्यादा बेहतर आंकड़े आए थे। मौजूदा स्तर वीरेंद्र करीबन 185 का है। इसका सर्वोच्चम स्तर 190 के ऊपर बना था, मेरे ख्याल से 95 के ऊपर। नतीजों देखने के बाद 245 का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये बहुत ही मध्यांतर अवधि की समय सीमा से मैं बात कर रहा हूं और अगर नतीजे इसी प्रकार से आए आने वाले भविष्य के तो हम इस लक्ष्य को ऊपर की तरफ साधने तो एक अच्छा मौका है गिरावट में बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेश करना। बैंक ऑफ बड़ौदा वाकई में बहुत ज्यादा शानदार नतीजे। इनफैक्ट लगे हाथ एक बार एसबीआई का चार्ट देख लेते हैं। इस पर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि कल एसबीआई के नतीजे आने वाले हैं और आपको याद होगा पिछले वीक के खत्म होते होते स्टॉक में पिकअप देखने को मिला। आज सुबह में शुरुआत अच्छी, लेकिन मार्केट के साथ यहाँ पर बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया है। तो ये भी एक स्टॉक है वॉच करने के लिए। लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स इस समय स्क्रीन पर रखेंगे तो आपको दिखाई देगा साफ तौर से आज जो ड्रैग आया है वो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से बनता दिखाई दिया है। करीब 2.5% का नुकसान इधर। इसके ऊपर एचडीएफसी है करीब 132 पॉइंट ये नीचे खींच रहा है और आईसीआईसीआई बैंक भी करीब 100 पॉइंट। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो लार्जली मार्केट को ड्रैग कर रहे हैं और ये पीएनबी फेडरल इनका कुछ योगदान तो है ही नहीं और वैसे भी इनका जो एलोकेशन है वो कम ही है। लेकिन ये जो निजी बैंकों में प्रेशर बनने लगा है, मानस, कोटक और एचडीएफसी बैंक क्या अब ये थोड़े से मंदी के गिरफ्त में आते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपके यहाँ शॉर्ट करेंगे? जी तो देखिए, अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो पिछले 2 दिनों में स्टॉक करेक्ट हुआ है और अब एक बहुत ही अहम सपोर्ट के आसपास ट्रेड करने लगा है। 1620 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहले इसका लो भी यही था और 100 डे मूविंग एवरेज भी अब वहीं पर आता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1619 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। उसके नीचे जाए तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि उस केस में आपको 1580 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो कॉशियस रहिए, फिलहाल के लिए खरीदारी नहीं करनी है और फ्रेश बिकवाली 1620 के नीचे करेंगे। कोटक बैंक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज का आज ब्रीच किया है, उसके नीचे फिसला है। लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखिए तो 1975 से क्रैक होना शुरू हुआ था, अब 1900 आ गया तो शॉर्ट करने के लिए देर हो गई है। कोई उछाल मिले, कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक मिले तो 1920 से 25 की रेंज में आप बिकवाली कर सकते हैं। फिर आप 1946 का स्टॉप लॉस लगाइए और तब आप टारगेट 1875 की सेट करिए। तो कोटक महिंद्रा बैंक में आप बिकवाली कर सकते हैं लेकिन केवल उछाल में बिकवाली करनी है। Okay, sell on rise on Kotak Mahindra Bank. It's 621 on Berger Paints. जरा प्लीज एक बार स्क्रीन पे बजर पेंट्स लिखे आइएगा। बजर पेंट्स कल टूटा, परसों टूटा, उससे एक दिन पहले यानी आज बुध यानी मंगल को टूटा था ये और आपका सोमवार को टूटा, शुक्रवार को टूटा। एक हाई लगाने के बाद करीब 642 का। राहुल जी, बजर में री एंट्री का कोई विकल्प खुल रहा है क्या? ये क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पुल बैक है और टेस्ट कर रहा है पुल बैक में 10 डेमा को। आपकी राय बजर पेंट्स पे राहुल जी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो कल की सेलिंग थी मेरे हिसाब से टेक्निकली यहाँ पर अब्सॉर्ब हुई और आज के सेशन में
स्टॉक ने इनफैक्ट यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल बाउंस बैक देने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से 630 640 तक के लेवल्स मुझे लगता है कि यहाँ पर रीटेस्ट होते हुए दिख सकते हैं, तो बायस यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर आप डे ट्रेडर है तो मेरे हिसाब से 623 के ऊपर यहाँ पर एक अच्छा रुझान बनेगा, तो यहाँ पर इसे प्रीएम्प्टिवली बाय किया जा सकता है। 616 का एक स्टॉप लॉस लगा है, मुझे लगता है कि 635 640 तक के लेवल्स हमें बर्जर पेंट में 1 या 2 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। बर्जर पेंट्स आज एक अच्छा पुल बैक देता हुआ, और एक आईटीसी को लेके आइएगा नंबर से पहले। इट्स 425 प्लेसमेंट आईटीसी की बहुत सुदृढ़ है, मजबूत है, वीकनेस नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक अगर आप 4 मई से इस पूरी एंटायर सीरीज में देखें तो कभी भी इसने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को नहीं तोड़ा। मैं राहुल जी एक बार आपसे फिर से आऊँगा, क्योंकि आपके पास आऊँगा। आप लोगों ने अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो एचएनआई क्लाइंट्स हैं, या फिर जिनके पास होल्डिंग काफ़ी बड़ी रहती है और जिनके अकाउंट्स में आप हायर स्ट्राइक्स पे कॉल राइटिंग भी करते हैं, वहाँ पे आप आईटीसी में क्या राय दे रहे हैं उन लोगों को? एक सब्सटेंशियल मूव के बाद ये एक रेंज में टाइम स्पेंड करता है, सीरीज और माइट बी 2 सीरीज, लेकिन उसके बाद फिर शूट अप करता है। अब अर्निंग्स भी हैं और रेंज में भी है, क्या करना चाहिए इस रेंज में? देखिए, अर्निंग्स पे तो बोल पाना डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर मैं सिंपली देखूं कि मंथ ऑन मंथ स्टॉक ने क्या किया, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है आईटीसी की। ये जैसे आपने ठीक कहा कि कंसोलिडेशन के बाद, बॉक्स स्ट्रक्चर बनाने के बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाता है, तो यहाँ पर भी अभी तक कोई मेजर मंदी के संकेत यहाँ पर आईटीसी में नहीं आए हैं। हो सकता है रिजल्ट रिएक्शन में थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर हो, लेकिन अगर आप ऑप्शन राइटर हो तो देखिए 430 के जो कॉल ऑप्शंस है उसमें मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। आज भी तकरीबन 450 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। मेरे हिसाब से 430 का एक हर्डल रहेगा डेफिनेटली, जो लास्ट 4-5 सेशन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल के नीचे। और मेरे हिसाब से वंस द रिजल्ट इज आउट, आई थिंक तो इसकी जो प्राइमरी ट्रेंड है जो कि अप है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन राइटर है तो मेरे हिसाब से इवेंट के पहले पोजीशन अपनी अनवाइंड कर ले। अगर आपके पास डिलीवरी में आईटीसी पड़ा है तो आई थिंक अभी तक कोई ऐसी मेजर घबराने की जरूरत नहीं। टेक्निकली मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई रुकावट या थकावट के कोई संकेत यहाँ पर बनते हुए दिखे हैं। तो अगर आपकी पोजीशन डेरिवेटिव में है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। 417 का स्टॉप पीरियड का जो लो रहा है 3 दिन पहले हमने बनाया था, तो 417 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहने की राय है आईटीसी। राणे मद्रास एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इनफैक्ट जब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे तो यहाँ पर वो अपडेट्स भी आ रहे थे, एक बार फिर वो फ्लैशेस दिखाइएगा, क्योंकि स्टॉक भाग गया है। 16% 17% तक के गेन्स देखने को मिल रहे हैं राणे मद्रास में इस समय। सब्सिडी बेचने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगने की तैयारी यहाँ पर कंपनी करती हुई दिखाई देगी। बेसिकली राणे लाइट मेटल कास्टिंग को बेचने की तैयारी है। 2016 में इस एंटिटी का कंपनी ने अधिग्रहण किया था। राणे मद्रास का 1 साल का चार्ट दिखाइएगा साथ ही स्क्रीन पर, क्योंकि ये एक स्टॉक रहा है जिसने काफी कंसिस्टेंसी के साथ आउट परफॉर्मेंस दिखाया। ये देखिए पिछले 12 महीनों में लगभग 80% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। ऑटो एंसिलरी स्पेस में ब्रेकिंग सिस्टम्स पर कंपनी काफी अग्रसर काम करती हुई दिखाई देती है। इनफैक्ट मेरे ख्याल में वो जो सेफ्टी बैग्स हैं उसमें भी कंपनी है। आपकी कोई कवरेज है क्या राणे मद्रास पर, गौरांग? हर्षिता, मैं भी काफी प्रभावित हुआ हूँ इनके आंकड़ों को देख करके, बट अनफॉर्चुनेटली कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बहुत ही सक्षम और मजबूत कारोबार, उतना ही मजबूत इनकी बैलेंस शीट। गाबा साहब टेक्निकली फिर देख लीजिएगा, क्योंकि एक तरफा तेजी वाला स्टॉक रहा है ये। 16% तक के गेन्स आज। गाबा साहब राणे मद्रास देखेंगे प्लीज? मुझसे पूछ रहे हैं जी। राणे मद्रास तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला और इसमें लगता है जो ब्रेकआउट मिला है उसके हिसाब से हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा है 573, ये 600 650 तक जाना चाहिए। बहुत बढ़िया लगता है स्टॉक मुझे, लेकिन स्टॉक थोड़ा डीप है, 75 रुपीज स्टॉक, इसलिए क्वांटिटी कम कर लीजिए, लेकिन 600 650 नजर आता है। यस, राणे मद्रास 650 तक के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा राणे मद्रास। इनफैक्ट कंसिस्टेंसी देखने को मिली है इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिटर्न्स में। अच्छा, इस बीच एक बार बाटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। स्टॉक थोड़ा सा नरम ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे कल बाटा के नतीजे आने वाले हैं। रिलैक्सो, लिबर्टी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अब इस समय फोकस में रखेंगे, क्योंकि दरअसल घरेलू फुटवेयर इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिल सकती है
इसमें बाटा से ज्यादा आप लिबर्टी, रिलैक्सो और खादिम पर ज्यादा जोर दे, क्योंकि ये भारतीय कंपनियां हैं। बाटा तो इवेंचुअली, और कैंपस एक्टिवेयर कैसे भूल सकते हैं हम। बाटा तो ऑफ कोर्स एक इंटरनेशनल प्लेयर है, क्योंकि यहाँ पर जानकार ये कह रहे हैं कि जीएसटी की दरों में कुछ कटौती हो सकती है, और साथ ही साथ सस्ते इंपोर्ट रोकने के लिए भी कुछ सख्त कदम उठाने की तैयारी सरकार कर रही है। आलोक प्रियदर्शी दरअसल इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। आलोक, बताइए क्या पकड़ में आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि फुटवेयर इंडस्ट्री को टैक्स के मोर्चे पर राहत देने के लिए सरकार कदम उठा रही है। डीपीआईटी की तरफ से वित्त मंत्रालय को एक प्रपोजल भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो जीएसटी की मौजूदा दरें हैं, जो 12% फ्लैट है, उसमें कटौती की जाए, क्योंकि इंडस्ट्री की मांग है कि अगर एक आज की डेट में हवाई चप्पल भी, स्लीपर भी अगर खरीदते हैं 100 रुपये का, तो उस पर भी 12% का जीएसटी देना पड़ता है। लिहाजा इंडस्ट्री की मांग यही है कि जो पुराना रेट था 5%, उसको रीस्टोर किया जाए। दूसरी और ये जो मुद्दा है, अब जीएसटी काउंसिल में आने वाले दिनों में जा सकता है, अगले महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक भी है। दूसरा जो मुद्दा है वो है इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी अभी 22% 23% तक है, अगर फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए देखें तो इस पर जो डीपीआईटी की तरफ से जो प्रपोजल गया है, उसमें कहा गया कि मैक्सिमम रॉ मटेरियल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 10% तक किया जाए, तभी जाके घरेलू इंडस्ट्री को राहत मिल सकती है और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस भी बढ़ सकता है। जो तीसरी और बड़ी राहत जो हो रही है वो है कि चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया से जो बड़े पैमाने पर डंपिंग होती है फुटवेयर की और सस्ते फुटवेयर्स की, उसको रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठा सकती है सरकार। उसमें सबसे पहला जो कदम हो सकता है वो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाने पर तय हो सकता है। दूसरी जो हो सकती है वो जो इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको और सख्त बनाने पर जोर है। और तीसरी बड़ी बात की, जो एक तरह से जो फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए जो कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज हैं उनको डोमेस्टिकली अवेलेबल कराने पर सरकार का जोर है, और इसी को देखते हुए सरकार फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम लाने पर भी विचार कर रही है। ये अंडर कंसिडरेशन है। तो कुल मिलाकर ये सारे कदम ऐसे हैं जो फुटवेयर इंडस्ट्री को, खासतौर से घरेलू फुटवेयर इंडस्ट्री को, काफी राहत दे सकते हैं आने वाले दिनों में। तो घरेलू फुटवेयर इंडस्ट्री को राहत। और एक बार जरा सारे के सारे स्टॉक्स दिखाइए आपकी स्क्रीन पे। लेट्स ब्रिंग, पहले आप लेके आइए कैंपस, उसके बाद लेके आइए एक एक करके सारे स्टॉक्स रखिएगा। गौरांग पे से इस पर एक आउटलुक लेते हैं। कैंपस 350 नो और एग्जैक्टली। मिर्जा आपकी स्क्रीन पे 5% ऊपर, लिबर्टी सूच करीब 8% ऊपर, मेट्रो ब्रांड्स फ्लैट है, रिलैक्सो फुटवेयर लगभग आधा % ट्रेड करता हुआ ऊपर। गौरांग, आपने अभी आलोक को पूरा सुना, खबर को सुना। ये स्पेस में एक लिबर्टी अगर आप छोड़ देना, आई मीन लिबर्टी तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहा। आई मीन 254 बीच में जो स्विंग आया था अक्टूबर 2022 में, वहाँ पे करीब 440 तक भी गया। और कैंपस भी पोस्ट लिस्टिंग एक अच्छा मूव देखा गया था। गौरांग, आपका आउटलुक एग्जैक्टली इस स्पेस पे, और आपके प्रेफर्ड स्टॉक कौन से रहेंगे इसमें, और बाटा पे आपका एक व्यू जरूर दीजिएगा। मैं आपके प्रश्न के बाद बाटा पे ही आने वाला था, क्योंकि वहां पर खरीदारी की राय है। और एक समय रहा है वीरेंद्र, जब ये पूरे फुटवेयर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा कंपटीशन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से हुआ था, प्लस विदेशी देशों में से बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर डंपिंग, बांग्लादेश, चाइना वगैरह से। फिर वहां पर कुछ सरकार ने कदम उठाए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे यहाँ पर स्थापित कंपनियों को मिली। तो बाटा इंडिया काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की सूची में। और इंसिडेंटली मैं हफ्ते पहले ही एक स्टोर में गया था बाटा के, और जिस तरीके से प्रोडक्ट्स मैंने देखे, खास करके जब बारिश आने वाली है, तो उसके संदर्भ में जो प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए वो बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स थे। इसके साथ साथ एक और कंपनी जो मुझे निजी तौर पर पसंद आता है, हालांकि कवरेज नहीं है, वो है रिलैक्सो फुटवेयर। तो ये दो कंपनियां अच्छी लगती है, लेकिन खरीदारी की राय बाटा इंडिया पर। बाटा इंडिया पे आपका कन्विक्शन व्यू है, और बाटा लेके आइए। एक बार इस पर एक टेक्निकल सेंस लेते हैं, क्योंकि मुझे याद है पिछले 3-4 सेशंस में बाटा पे लॉन्ग गए थे राजेश सतपुते जी। जरा प्लीज़ एक बार ओआई लिखाएंगे बाटा का। आज सिंक हुआ है, कोई दुराई नहीं है इसमें, और सिंक होके, लेकिन ये जो फॉल है, ये गिरावट है, ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत, अगर आप देखें डिफाइंड रिट्रेसमेंट है एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ। राजेश जी, आपका लॉन्ग कॉल था इस पर, पर आज पेन में है, और 1500 पे काफ़ी बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई है। आज का लो 100 डे में, आज का लो 10 डे में, और इस पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर डेवलप हुआ था हाल ही में। आप कैसे अप्रोच करेंगे बाटा को? बिल्कुल सही कहा।
कि यहाँ पे जो वीक हैंड्स है मेरे हिसाब से, जो जिस तरह से मैं मेरे हिसाब से वीक हैंड्स थोड़े शेकआउट हो रहे हैं, यहाँ पे निकल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सामने रिजल्ट है। तो देखिए चार्ट के लिए तो कहीं पे मुझे डेट नहीं दिखता, क्योंकि अगर आप इसका वॉल्यूम भी देखें, यानी अगर आप डेरिवेटिव्स का डेटा या फ्यूचर का चार्ट देखें, तो आपको डिक्लाइनिंग वॉल्यूम दिखते हैं, यानी जो हो रहा है उसमें वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पे वीक हैंड्स ही निकल रहे हैं, तो हम भी मानते हैं कि बाटा पॉजिटिव, और इसका जो टारगेट है वो 1600 का होगा। रही बात सपोर्ट की, तो देखिए ये 1520 इसका 100 डीएम है, तो व्हाट यू कैन से इज दैट एग्जैक्टली अपने 100 डीएम को टेस्ट करके मुझे लगता है फिर से ये अपना जो मूव है वो रिज्यूम करेगा। लेकिन ठीक है, ये एग्री मैं करता हूँ, क्योंकि कल रिजल्ट है, तो आज थोड़ी बहुत फिर बुकिंग है, तो पोजीशन है तो बने रहे 1500 के स्टॉप लॉस के साथ। जैसे एक पहला रेजिस्टेंस आएगा 1560 का, 1560 निकले तो फिर मुझे लगता है ये 1600 की तरफ भागेगा, तो बाटा इज अ बाय। तो बाटा पर एक बाय साइड का ट्रेड आता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम आगे आ सकता है। आज थोड़ा शांत है, कल ऑफ कोर्स नंबर से पहले भी थोड़ी सी शांति देखने को मिल रही है, लेकिन नतीजे आ चुके हैं पूरे QSR पैक के। कुछ देर पहले हम जुबिलेंट फूड वर्क्स के नंबर्स देख रहे थे और स्टॉक में तेजी बनती हुई दिखाई दी है, क्योंकि यहाँ पर लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है वो भले ही नेगेटिव आई हो, -0.6% पर आई हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन था ये -3 तक टूट सकती है, वो नहीं हुआ और उसके बाद स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली। अब QSR में सफायर फूड्स, देवयानी इंटरनेशनल और इन दो स्टॉक्स की कल भी हम बातचीत कर रहे थे, जुबिलेंट है, वेस्ट लाइफ है जो एक प्रेफर्ड ट्रेड के तौर पर भी उभर कर आया है। इन सब चारों को अगर आमने सामने रखते हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है और यहाँ से किस तरह की सिचुएशन उभर कर आ रही है, उसकी एनालिसिस आपके सामने पेश है। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, पूरे QSR स्पेस के नतीजे आ गए, अब कैसा स्टैकअप कर रहा है ये पूरा पैक? देखिए, पहले पूरे QSR में एक पार्ट को तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए कि ये पूरा स्पेस वैल्यूएशन वाइज महंगा है, क्योंकि डिमांड ऐसी है, FMCG पैक है या रिकरिंग डिमांड की वजह से इनके वैल्यूएशन हमेशा महंगे ही रहते हैं। तो पहले दिन से महंगे थे, आज भी महंगे हैं और शायद नंबर्स के हिसाब से भी आपको महंगे दिखाई पड़े। तो वैल्यूएशन पार्ट को आप हमेशा ये याद रखिएगा कि महंगे हैं। अब आते हैं नंबर्स को लेकर। सबसे पहले ये वो कंपनियां जिनके स्टोर सबसे ज़्यादा है। जुबिलेंट फूड 1800 स्टोर, US के बाद सबसे ज़्यादा स्टोर इंडिया में पिज्ज़ा के जुबिलेंट में ही है, तो 1816 स्टोर इनके पास हैं। देवयानी करीब 1243 में कोस्टा के स्टोर और बाकी इनके पिज्जा हट एंड प्रोडक्ट्स के स्टोर। वेस्ट लाइफ करीब 350 के आसपास के स्टोर्स और सफायर फूड रफी 164 के आसपास स्टोर्स इनके पास हैं। तो ये स्टोर की संख्या जो इस क्वार्टर के नंबर्स के साथ इन्होंने रिफ्लेक्ट की है। जुबिलेंट फूड की मार्केट कैप 31,000 करोड़, देश की सबसे बड़ी QSR स्पेस की ये कंपनी। देवयानी करीब 21,000 करोड़, वेस्ट लाइफ 12,000 करोड़ और सफायर 8,300 करोड़। तो स्टोर के हिसाब से भी इनकी मार्केट कैप उसी ऑर्डर में सोफार चल रही है। अब इस क्वार्टर के नंबर्स की ग्रोथ, जुबिलेंट आज आए नंबर्स की ग्रोथ में 46% डिक्लाइन Q-on-Q और 60% डिक्लाइन YoY बेसिस पे नंबर्स में देखने को मिला है। देवयानी की डी ग्रोथ 16% के आसपास की रही और 21% की डी ग्रोथ रही YoY बेसिस पर। वेस्ट लाइफ की 44% की डी ग्रोथ रही Q-on-Q बेसिस पे, लेकिन 33% की YoY बेसिस पे ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी। रोबस्ट नंबर आए हैं सफायर फूड के, 309% के आसपास की ग्रोथ यहां देखने को मिली Q-on-Q बेसिस पे और 419% की ग्रोथ देखने को मिली YoY बेसिस पे। तो ये ग्रोथ के नंबर हैं। SSSG ग्रोथ सबसे क्रूशियल पार्ट जो इस पूरे ग्रुप के लिए रहता है। वेस्ट लाइफ की 36% के आसपास की SSSG ग्रोथ देखने को मिली। जुबिलेंट ने इसको लाइक फॉर लाइक ग्रोथ का नाम दिया, तो आधा % के आसपास की जो अनुमान था -3% आने का, उससे बेटर देखने को मिली है। कोस्टा एक केस में करीब 42.6%, ये देवयानी की नंबर्स की बात हो रही है। देवयानी के 3 अलग अलग सेगमेंट हैं, तो कोस्टा में 42.6, KFC में 2 और पिज्जा हट में -3.5% की ग्रोथ है। तो यहाँ पर आप 3.5% की पिज्जा में डी ग्रोथ देख रहे हैं, जो कि आप कंपेयर करेंगे जुबिलेंट के साथ। KFC और पिज्जा हट, ये सफायर केस में KFC में 2% की और पिज्जा हट में 4% की। तो यहाँ पर वहाँ डी ग्रोथ थी पिज्जा में, यहाँ ग्रोथ है, इसीलिए बाजार ने इसको थम्स अप दिया है। थम्स अप कैसे दिया? जुबिलेंट का मल्टीपल है 85 का, ये शुरू से महंगा स्टॉक है। 2010 में जब से 2008 9 10 से जब से लिस्टिंग हुई तब से ये महंगा स्टॉक है, तो 85 का मल्टीपल। देवयानी 78 का मल्टीपल, वेस्ट लाइफ 107 का मल्टीपल, सबसे सस्ता है सफायर 35 के मल्टीपल पे अभी कामकाज कर रहा है, लेकिन बाजार ने इसको बहुत हद तक वैल्यू दे रखा है। कैसे? जुबिलेंट फूड ऊपर से 31% टूटा, देवयानी 23% टूटा, वेस्ट लाइफ सिर्फ 9% टूटा और सफायर सिर्फ 20% नीचे है।
हाल की लिस्टिंग है, बहुत ज़्यादा टूटा नहीं है, लेकिन ये दोनों में करेक्शन कंपेरेटिवली कम है इन दोनों के, तो बाजार ने कुछ हद तक इनको सजा दे भी रखी इनके कमजोर नंबर और हायर वैल्यूएशन को लेकर। तो इस तरह की पूरी सिचुएशन सिनेरियो सो फार खड़ी हो रही है। इसमें वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ता आपको दिखाई पड़ेगा सफायर, लेकिन ऑलरेडी रनअप दिखा चुका है, साल से बहुत दूर है नहीं, और वैल्यूएशन अभी भी इसके सस्ते हैं, नंबर इस क्वार्टर के बेटर हैं। अब देखना है कि पुरानी हिस्ट्री, क्योंकि बाकी 3 प्लेयर्स की है, इनकी नहीं है, सबसे पुरानी जुबिलेंट की है, फिर वेस्टलाइफ की है, फिर देवयानी की और फिर सफायर की है, तो उस हिस्ट्री को भी आप ध्यान रखिए कि इस तरह की एक लंबी ट्रेजेक्टरी के बाद ग्रोथ ऐसी मेंटेन करते हैं कि नहीं, ये एक पार्ट रहेगा, इसको आपको क्रूशियली ध्यान रखना होगा। सुमित, आपने ये सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ सबसे स्ट्रॉन्ग किसकी बताई? वेस्टलाइफ की ना? देखिए, अगर आप पिज्जा स्पेस में ही खाली जाएंगे तो सबसे अच्छी दिखाई पड़ेगी आपको सफायर की, लेकिन अदरवाइज वेस्टलाइफ की तरफ से एक अच्छा नंबर देखने को मिला है। ओके, वेस्टलाइफ और सबसे महंगा स्टॉक भी, आई थिंक सबसे हाई पीई पे एंटरटेन कर रहा है बाजार उसको, मेरे ख्याल से। सुमित वरांग, आपने ये खूबसूरत एनालिसिस नंबर क्रंचिंग सुमित की सुनी। QSR में अगर सबसे स्टेबल स्ट्रॉन्ग स्टॉक कोई रहा है बीते, अगर मैं 2 साल की टाइम फ्रेम में देखूं या फिर पूरे पोस्ट कोविड एरा में, दैट्स वेस्टलाइफ, स्टिल एट टाइम इन करियर्स हाई। आपका कन्विक्शन कॉल क्या है इस वक्त इस पूरे स्पेस में, और स्पेशली जुबिलेंट पे आपका व्यू चाहूंगा एक नंबर्स के पर्सपेक्टिव से आपका। तो वीरेंद्र, आज के तारीख में भी सबसे पुरानी और सबसे मजबूत कंपनी जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये हमें पसंद आती है। इसके अलावा देवयानी इंटरनेशनल पर हमने राय दी थी, रेस्टोरेंट एशिया पर भी हमने राय दी थी खरीदारी की, लेकिन अगर एकमात्र शेयर चुनना होगा तो मेरे ख्याल से जुबिलेंट फूड वर्क्स ही होगा। सिर्फ भारत में नहीं, मेरे ख्याल से इनकी फ्रेंचाइजी श्रीलंका, नेपाल, बाकी अन्य देशों में भी है, जहां तक मेरी याददाश्त सही है। तो जुबिलेंट फूड एक प्रेफर्ड ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। मानस, इसको लेकर आप बुलिश रहे हैं, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। आज नंबर्स के बाद 2.5% ऊपर, अगला पड़ाव क्या रहेगा? देखिए, ब्रेकआउट तो आ गया है क्योंकि 475 के आसपास रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। तो अब टेक्निकली अगर देखिए तो 200 मूविंग एवरेज ही नेक्स्ट टारगेट होगा, जो कि 505 510 की रेंज में है। आई थिंक एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए, करंट लेवल्स पे एक पोजीशन ट्रेड लीजिए। स्टॉप लॉसेस 464 के रहेंगे और टारगेट 505 रुपए के रहेंगे। 505 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ जुबिलेंट फूड दिखाई दे रहा है, इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, इंडेक्स में थोड़ी सी चाल सुधरने की कोशिश हो तो रही है, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। 18,159 के आसपास ही इस समय इंडेक्स टिकता हुआ दिखाई दिया है। BPCL एक आउट परफॉर्मर था, वहां पर भी पिछले 10 मिनटों में ऊपरी लेवल से प्रेशर आया, करीब 0.5% नीचे आया ये। ICICI बैंक में हर टिक के साथ अब बिकवाली बढ़ रही है, नियरली 1% तक के नुकसान पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। BPCL तो पॉजिटिव साइड पर था। राजेश सातपुते, क्या अप्रोच होगी, क्या हवा निकल गई? हर्षदा जी, BPCL का एक माय ऑब्जर्वेशन इज दिस, आपको जब इसमें बाय लगती है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, जब सेल बनता है तो यहाँ से खींचता है। तो सुबह लग रहा था कि बाय है, लेकिन सुबह के एक टिक के बाद यहाँ पे मुझे लगता है जिस तरह से फिर से जो आप कह रहे हैं हवा निकल गई, वो हवा निकल गई है। यहाँ पे देखिए, मेरे हिसाब से BPCL का एक मीडियन है, और वो मीडियन है करीबन 350। ये 350 के ऊपर 10 रुपए, 350 के नीचे 10 रुपए, बस यही मूवमेंट है। तो फिलहाल के लिए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखें तो 364 ये इसका टेंडियमा है। तो अगर 364 टूटता है तो ये जो प्रेशर है, लिक्विडेशन प्रेशर, ये थोड़ा माउंट होगा, 10 रुपए और टूटेगा। तो रेंज तो वही है, तो बेटर टू अवॉइड इट, और यू कैन सेल इट बिलो 364। ओके, 364 आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें, ये फ्यूचर्स का रेट है। आपको BPCL पे भी मालूम चला राजेश जी का। अभी देखिए, कुछ देर में हम अर्निंग्स से बात करेंगे। कल अर्निंग्स के लिहाज से, इंडेक्स हैवी वेट के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। ITC, SBI दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए, निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए। कुछ देर में सुमित से बात करेंगे, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हाजिर होंगे, एक अनुमान, पूर्वानुमान। लेकिन उससे पहले 4 ट्रेड्स को पूरा करते हैं। आज 4 ट्रेड से सस्ता ऑप्शन में राहुल शर्मा जी के सौजन्य से आएगा FNO सुपरस्टार राजेश सतपुते, 4 के चमत्कार मानस जायसवाल, और मिड के फंडा गौरांग शाह आज देंगे। शुरुआत करते हैं। राहुल जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, मैं SBI के साथ लगाना चाहूंगा। SBI के रिजल्ट्स है, मुझे लगता है कि जो टेक्निकल सेटअप है वो इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव ट्रैक्शन रह सकता है। तो 590 के जो कॉल ऑप्शन है, तकरीबन 9 रुपए 65 पैसे 10 रुपए की रेंज में चल रहे हैं, इसे बाय करके चलिए। BTST ट्रेड जैसा है ये,
अगर रिजल्ट अनुमान के हिसाब से रहते तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। टारगेट मेरे हिसाब से स्टॉक में रहेगा 620-625 का, तो उस केस में ऑप्शन ये लिटरली डबल हो सकता है। तो इसे आप ₹5 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए और जो मेरे टारगेट रहेंगे वो तकरीबन ₹20 तक के रहेंगे। तो एसबीआई का 590 के कॉल ऑप्शंस बाय करने की राय है। ओके, यहाँ पे स्टेट के जरिए राहुल जी ने अपना एक प्री अर्निंग से पहले अगर आप देखें एक मत दिया है कि वो अर्निंग से अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एसबीआई में लॉन्ग विद 590 कॉल ऑप्शन 955 पे ट्रेड करती हुई। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या होगा एफएनओ सुपरस्टार आज का? देखिए वीरेन, एफएनओ सुपरस्टार अगर करना है तो मुझे लगता है टेक्निकली जहाँ पे पैटर्न बढ़िया है, ब्रेकआउट बढ़िया है, वो है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स का जो स्ट्रक्चर है, बेहतरीन स्ट्रक्चर है, फ्लैग फॉर्मेशन और पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, लॉन्ग बिल्टअप है। तो ये जो 2100 के ऊपर सेटल हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट स्क्वीज होगा। टारगेट होगा 2180 से 2200 का। तो इट्स अ बाय इन एस्कॉर्ट्स अबाउट 2100। स्टॉप लॉस विल बेट 2090। तो आप एक 2100 के नीचे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस टेक करें, लॉन्ग करें। 2180 2200 इसका टारगेट होगा। ओके, तो एस्कॉर्ट्स में एक बाय साइड का ट्रेड 2180 तक के लेवल्स, 2200 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट एस्कॉर्ट्स मुझे याद है आज सुबह में चर्चा में आया था और फिर 11 बजे भी मेरे ख्याल में ब्रिजेश हेल ने इसको रेकमेंड किया था खिलाड़ी नंबर 1 में, और उनको भी भरोसा है कि अगले 2-3 दिनों में अच्छा मोमेंटम पिक करेगा। आज स्क्रीन पर वो मोमेंटम दिख रहा है, करीब 2-2.5% का इजाफा इधर। अच्छा, एसकेएफ के नतीजों के साथ ₹40 प्रति शेयर का एक डिविडेंड की घोषणा होती हुई दिखाई दे रही है। मुनाफा थोड़ा सा बड़ा जरूर है 123 करोड़ का, लेकिन डिविडेंड अमाउंट एसकेएफ का करीब ₹40 प्रति शेयर आया है इस समय। मानस, आपकी बारी, बताइए चार्ट का चमत्कार। जो दूसरा स्टॉक जो रिजल्ट कैंडिडेट है वो आईटीसी है और वहीं पर खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप हर्षिता जी पैटर्न देखें तो करीब 8 सेशन से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। जब गिरावट भी देखने को मिली थी तो 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। मेरा समझना है कि स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, इसलिए आईटीसी में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस ₹421 के रहेंगे और 440 के टारगेट्स पॉसिबल है। 430 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, ₹6 पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप ₹3.90 के स्टॉप लॉस से उस कॉल ऑप्शन 430 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ ₹11 के टारगेट पॉसिबल है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 430 वाला कॉल 11 तक के टारगेट्स दिलाकर जाएगा। आईटीसी एसबीआई, 2 बड़े ट्रेड्स इस समय हमारे जानकारों ने दिए हैं और दोनों पर हम कुछ ही मिनटों में बात करने वाले हैं कि नंबर से क्या एक्सपेक्टेड है। आईटीसी अब 1% ऊपर और एसबीआई पे तो हमारी नजर गई थी। गौरांग साहब, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं मिड कैप फंडा? अर्शदा, हमने पसंद किया या फिर चुना है ऊर्जा उत्पादन और वितरीकरण करने वाली कंपनी गुजरात में स्थापित टोरेंट पावर को। 532 के आसपास मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर होगा इसका। और जिस प्रकार से आने वाले कुछ सालों में सरकार की नीतियों को लेकर के और नई क्षमता उत्पादन को लेकर के बढ़ावा मिलने की संभावना है, इन सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि टोरेंट पावर एक बहुत ही बेहतर विकल्प हो सकता है। टोरेंट पावर पर एक बाय कॉल। टोरेंट पावर का जिक्र हुआ है पिछले 2-3 दिनों में कुछ जानकारों की तरफ से, और यहाँ पर गौरांग साहब भी कह रहे हैं कि तेजी की पोजीशंस एक बार लेकर आते हैं वो सभी ट्रेड्स, चारों के चारों ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर। शुरुआत हुई सस्ता ऑप्शन में एसबीआई के साथ। राहुल शर्मा ने कहा नतीजे कल आएंगे, उससे पहले आप 590 का कॉल लीजिए। 10 पर है, डबल हो सकता है, 20 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 5 पर रखना है। फिर आए हम राजेश सातपुते के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। 2180 से 2200 के लिए एस्कॉर्ट्स को बोटा इन्होंने सुझाया। 2090 स्टॉप लॉस का काम करेगा। मानस ने पिक किया है कल का बिग बॉय आईटीसी। नतीजे इसके भी आने वाले हैं कल और ये 1% ऊपर है वैसे। 440 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह। 421 स्टॉप लॉस के तौर पर करेगा काम। और गौरांग ने पिक किया है टोरेंट पावर, जहां पर आज थोड़ा सा मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स है जहां पर तेजी के पोजीशंस हमारे जानकार दे रहे हैं। एक बार निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और दिन के निचले स्तरों से क्या रिकवरी का आंकड़ा है वो भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज, जो आप नीचे फ्लैश करते हैं। तो अब सिर्फ 250 पॉइंट नीचे रह गया निफ्टी बैंक, याद रखिएगा। इसी कार्यक्रम में हमने इसको लगभग 400 पॉइंट तक टूटता देखा था। तो निचले लेवल से कुछ पोजीशंस बेहतर होती हुई दिखाई दी हैं और ये है निफ्टी बैंक की तस्वीर। एक बार कंट्रीब्यूटर्स भी देख लेते। देखिए डे लो से
करीब करीब 213 पॉइंट की रिकवरी आई है। अब निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, तो इसमें इंडसइंड बैंक का जो योगदान है वो कुछ बड़ा है। लगभग अब ये स्टॉक 1.1% ऊपर है, तो यहां से सहारा मिलता हुआ दिखाई दिया। और साथ ही निफ्टी बैंक दिखाइएगा, फेडरल बैंक और पीएनबी का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंडसइंड बैंक में पोजीशन बेहतर हो रही है। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक आपको याद होगा टॉप लूजर्स में शामिल था, 100 पॉइंट से ज्यादा ये ड्रैग कर रहा था, 130 पॉइंट ड्रैग कर रहा था, और अब वो ड्रैग सिमट कर रह गया 85 पर। लेकिन हाँ, कोटक में दबाव कायम है। तो इंडसइंड बैंक की तरफ से हम देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी करके चाल सुधरती हुई। तो कोशिश है कि कुछ स्विंग बैक आएगा, पूरी तेजी में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ रिकवरी तो डेफिनेटली वीरू स्क्रीन पर दिख रही है निफ्टी बैंक में। हर्षदा, मैं आपको इसलिए कह रहा था कि 2 बजे की कमेंट्री में कि अभी 435, देखिए हर्षदा, हार्डली निफ्टी बैंक जो है अभी अपने इस दौर के शीर्ष से 650 पॉइंट भी रिट्रेस नहीं हुआ है। डिफिकल्ट था यहाँ पे पेडल प्रेस करना कि मैं शॉर्ट बोल दूं। शॉर्ट बोलेंगे लेकिन एक वक्त आने पे, जब तक मेरा शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज वॉलेट नहीं होगा मैं शॉर्ट कैसे बोल दूं। और इसीलिए मैंने एग्जैक्टली 2 बजे ये भी कहा कि निफ्टी पर भी आप शॉर्ट बुक कर सकते हैं, एल्स स्टॉप लॉस काफ़ी दूर आएगा। मैं ट्विटर में भी मेंशन किया, बुक योर प्रॉफिट ऑन शॉर्ट्स, एल्स स्टॉप लॉस 18,210 पे आएगा। बट निफ्टी बैंक पे भी याद रखिएगा शॉर्ट का कोई तर्क नहीं है। एंड स्पेशली याद रखिएगा सुबह की कमेंट्री में भी 7 बजे भी डिस्कशन हम यही कर रहे थे कि जब एसबीआई डिलीवर कर रहा हो ना, तो एसबीआई की आई थिंक दमखम के आगे निफ्टी को शॉर्ट करना थोड़ा सा, निफ्टी बैंक को शॉर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इट्स 584.60। एसबीआई की कैंडल कोलैप्स नहीं हुई है, याद रखिएगा। एसबीआई की कैंडल बिल्कुल भी कोलैप्स नहीं हुई है। इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो भी आज के लो से काफी दूर प्लेस्ड है। मीनवाइल कुछ कैश के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग फोर्टिस। ये स्पेस इस दौर में बहुत अच्छा करने वाला एक स्पेस रहा है। एट 282 एट डे हाई। फोर्टिस दिन के सर्वोच्च रुपये पैकेट ट्रेड करता हुआ। एक बार आप ग्लोबल हेल्थ लेके आइए स्क्रीन पे। ग्लोबल हेल्थ इट्स 560 ऑल टाइम हाई, इसने भी अपने करियर का ऑल टाइम हाई छुआ। गौरांग, ग्लोबल हेल्थ, फोर्टिस और एक अपोलो, अपोलो को भी रखता हूँ, और मैक्स तो वैसे भी अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। अभी भी कुछ ग्रिप करना चाहेंगे आप इन लेवल्स पे? मैक्स हेल्थ केयर आज ट्रेड करता हुआ 519। यस, मैक्स ने भी आज अपने करियर का सबसे हाईएस्ट लेवल छुआ, डिलीवर करते हुए सारे स्टॉक्स। आपका प्रिफर क्या रहेगा गौरांग? तो वीरेंद्र, इस नाम के साथ और एक नाम जोड़ना चाहूंगा, वो है नारायण रुद्रालया। ये और अपोलो हॉस्पिटल, मेरे ख्याल से अपोलो के ऊपर हमने कल ही टिप्पणी करी थी अगर मेरी याददाश्त सही है तो हेल्थ के रिलेटेड अगर कोई नाम चुनना है आपको तो हमारी जो पसंद होगी वो अपोलो हॉस्पिटल और नारायण रुद्रालया। अपोलो हॉस्पिटल और नारायण हृदयालय में तेजी की पोजीशन आप ले सकते हैं। इस बीच फोर्टिस के नंबर्स हम देख रहे थे जहां पर स्टॉक में इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिला है। अच्छा, एक स्टॉक और अंबर एंटरप्राइजेस, क्या परफॉर्मेंस रहा है? क्वार्टरली आधार पर 80% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली। आरएसी कंपोनेंट जो 80% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, वहां पर हमने देखा है सब्सटैंशियल बिजनेस में इंप्रूवमेंट, और स्टॉक 13-14% ऊपर। क्या ये कंसिस्टेंसी आगे जारी रहने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि काफी दिनों बाद ये आपको याद होगा डिक्सन अंबर एक समय ऐसा था 2020-21 में जिन इन दोनों स्टॉक्स की चर्चा हर रोज होती थी, फिर ये कंप्लीटली साइडलाइन हुआ। अब अंबर के नंबर्स के बाद आपकी एनालिसिस क्या कहती है? भी और एक नाम जोड़ना चाहूंगा, डिक्सन, अंबर और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। हर्षद, आपको याद होगा ये जब आईपीओ आते उसके बाद काफी बेहतरीन रुझान देखने मिले, उसके साथ साथ नतीजे भी उतने ही बेहतर देखने मिले। लेकिन फिर एक दौर आया जब नतीजों के आधार पर खास करके डिक्सन टेक्नोलॉजी और एंड्योरेंस वगैरह जो भी एम्बर एंटरप्राइजेस, वो थोड़ा बहुत साइडवेज हो गए थे। लेकिन ये तीनों ही नाम हमें काफी अच्छे लगते हैं, और मेरे ख्याल से एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी के नतीजे आज या कल होंगे, जो मैंने पढ़ा था उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो ये तीनों ही ऐसे स्टॉक है जो लंबी अवधि में आपको बहुत ही बेहतरीन निवेश के ऊपर कमाई करके देंगे, और ये तीनों ऐसे क्षेत्र में कामकाज कर रहे हैं हर्षदा जहां पर उनके स्तर के प्रतिस्पर्धी बिल्कुल न के बराबर है। इंटरेस्टिंग प्लेस इन स्टॉक्स में देखने को मिले हैं। चलिए इस बीच चंदन तापड़िया को भी जोड़ लेते हैं। चंदन, आफ्टरनून, क्या अप्रोच है मार्केट पर? ऊपरी लेवल से कुछ कंसोलिडेशन अब जोर पकड़ रहा है?
बिल्कुल, देखिए मार्केट में पिछले कुछ सप्ताह में अच्छी खासी तेज़ी हुई और पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार दूसरे दिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ये जो पूरी रैली स्टार्ट हुई थी 17,500 उसके बाद पहला ऐसे बार हुआ है। अदरवाइज़ हर एक डिप के बाद दूसरे दिन बाइंग में तब्दील हो जाता है। तो हल्का सा उसकी वजह से कंसोलिडेशन है, हालाँकि मेजर ट्रेंड यहाँ पे इंटैक्ट है, इसलिए कोई बड़े डाउनसाइड नहीं है। बट यस, अब जो बाज़ार वापस एक ब्रॉडर रेंज में कामकाज करता हुआ नज़र आएगा। उस रेंज का जो निचले का छोर रहेगा वो रहेगा 18,050 और ऊपरी तोड़ रहेगा 18,442 के आसपास। तो हमें 18,000 से 18,442 के दायरे को प्ले करना पड़ेगा। कोई भी हल्का सा डिप आता है तो हम 18,050 के सपोर्ट से वहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। अब आप निफ्टी बैंक की बात करें तो बैंक निफ्टी में कल एक बेरिश कैंडल बना था बट अभी भी एक राइजिंग चैनल में बन ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 43,333 एक मेजर सपोर्ट है, उसके सामने 44,000 तक के लेवल रहेंगे। और हम स्टॉक वाइज बात करें तो हमारा पूरा फोकस यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड काउंटर पे। डिफेंस में हमें HCL अच्छा लग रहा है, एफएनओ की बात करें BDL अच्छा लग रहा है और एक और काउंटर है जो नॉन एफएनओ में एमटार टेक वो अच्छा लग रहा है। तो अभी आप ट्रेड के हिसाब से बात करें तो मैं एमटार टेक पे खरीदारी की सलाह दूंगा। 1940 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया तो अब 1950 सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 2070 2080 तक के टारगेट इसमें बनने चाहिए। टेक में एक बाय कॉल है। ओके, हम 1995 पे ट्रेड करता हूँ। आप एक बार जरा ट्रेड लेके आएंगे स्क्रीन पे ये, और चार्ट क्या कह रहा है इसका। इट्स 1998 और यस 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 अच्छी कैश कॉल है। 5 अप्रैल 22 के बाद ये अब तक के हाईएस्ट क्रिस्टल पे, मतलब लगभग 1 साल का हाई, एक क्लीन ब्रेकआउट। अच्छा, सुबह कुछ ट्रेड्स जो हमने लिए थे उसमें एक था रैमको सीमेंट्स। इस बात को कंसिडर करते हुए कि सीमेंट में अच्छी बाइंग आ रही है, लुक एट रैमको नाउ। मेरे ख्याल से भी मेरे पास वो शीट नहीं है जिस पे सुबह के ट्रेड मेंशंस थे, लेकिन रैमको सीमेंट्स एट 790 ये एक बहुत ही क्लीन चार्ट है इस बहुत टर्बुलेंस वाले बाजार में। मैं इस पे एक राय लूँगा आपकी, राजेश सतपुते जी। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ किसका ट्रेड था वो, बट एक क्लीन ट्रेड है, मेरे ख्याल से आशीष भाईती का ट्रेड था। कैसे अप्रोच करेंगे इसको 791 पे? वीरेंद्र जी, देखिए चार्ट बेहतरीन चार्ट है और देखिए इतनी वोलेटिलिटी में ये अपने डेज हाई पे खड़ा है और इनफैक्ट अगर आप देखें तो पिछले 8 दिनों का जो कंसोलिडेशन है इसका ब्रेकआउट है। तो ये जो ब्रेकआउट है 780 के ऊपर, बस यही हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 780 के नीचे 2 रुपए, तो 778 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन में बने रहे। मेरे हिसाब से वीरेंद्र जी ये 800 को हिट नहीं करेगा, 800 को थोड़ा सरपास करेगा, 808 810 तक। तो यहाँ पे क्लियर चांसेस है कि 800 को पेनिट्रेट करेगा। टेक्निकली हम इसे पेनिट्रेशन कहते हैं। तो इट्स अ बाय इन रैमको, स्टॉप लॉस 778, टारगेट 805 टू 810। तो बड़ा मूव मिलेगा, 20-25 रुपए का मूव लगता है ड्यू है। ओके, आपकी स्क्रीन पे आप देखिए रैमको सीमेंट्स अच्छा करता हुआ, बहुत सारी अगर आप देखिए स्विंग्स अच्छी खासी मिल रही हैं। चलिए अब यहाँ से क्रम शुरू करते हैं। आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी, हमारे साथ श्री नवील कुलकर्णी CIO एक्सिस सिक्योरिटीज के जुड़ चुके हैं। नवीन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और एक जिसे कहते हैं ना, हाथी तो निकल गया लेकिन अभी पूंछ भी नहीं निकली है, ऐसी बात नहीं है। मतलब अभी SBI और ITC बाकी है। फ्रेंकली स्पीकिंग द बिगेस्ट आई थिंक अर्निंग्स वो अभी बाकी हैं, इंडेक्स हैवी वेट्स। लेकिन इस अर्निंग सीजन को आप कैसे देख रहे हैं और आप लोगों का जो कन्विक्शन इस अर्निंग सीजन के बाद जिस चीज से बना है वो क्या है? मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ, फिर स्टॉक्स पे आऊंगा। जहां तक ये अर्निंग सीजन का सवाल रहा है तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि ओवरऑल अर्निंग सीजन मैं ज्यादातर बोलूंगा थोड़ा पॉजिटिव बायस ही रहा है। ज्यादा नेगेटिव बायस नहीं रहा है। ज्यादा कंपनीज ने अर्निंग्स को मीट किया है या बीट किया है, जबकि जो नंबर ऑफ कंपनीज जिन्होंने अर्निंग्स मिस की है थोड़े कम है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो जो सबसे बड़ा सेक्टर है इंडेक्स हेवी वेट वाइज वो बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप नंबर्स देखेंगे तो ज्यादातर नंबर्स अच्छे आए हैं। कल अभी जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर आया था, आई वुड से कि वन ऑफ द बेस्ट ROAs दैट दे हैव रिपोर्टेड इन देयर हिस्ट्री। 1.34% का ROA रिपोर्ट किया। क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, निम ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग था, NII ग्रोथ स्ट्रॉन्ग था। तो ऑलराउंड काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो मतलब मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि पूरा सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल काफी डिसेंट नंबर्स दिए हैं ये क्वार्टर में। लार्ज कैप बैंक्स हो गए, मिड कैप बैंक्स हो गए, हालांकि 1-2 जगह पे मिस हुए होंगे, बट ओवरऑल काफी कंस्ट्रक्टिव रहा है BFSI सेक्टर के लिए।
जहां तक रिजल्ट्स रहे। इसके अलावा जो सेक्टर्स जहाँ पे अर्निंग्स अच्छे आए हैं वो है जैसे कि अगर आप देखेंगे तो कैपिटल गुड सेक्टर में अर्निंग्स ठीक ठाक आए हैं। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में आई वुड से कि अर्निंग्स लार्जली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस आए हैं। तो और जो कंज्यूमर सेक्टर है वहां पे भी अर्निंग्स लार्जली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस आए। तो जो काफी बड़े बड़े सेक्टर है जो इंडेक्स हेवीवेट्स है वहां पे अर्निंग्स ज्यादा करके इन लाइन है या स्लाइटली बेटर है। मिस जहाँ पे आया है वो आईटी सेक्टर है, लेकिन वहां पे भी थोड़ा मिक्स बैग रहा है जहाँ पे मिड कैप कंपनीज ने थोड़ा अच्छा दिया है जबकि लार्ज कैप कंपनीज में थोड़ा मिस रहा है। ओवरऑल थोड़ा सा नेगेटिव बायस रहा है वहां पे आईटी सेक्टर में, बट अदरवाइज अर्निंग्स का जो ये रहा है रुझान जो रहा है ओवरऑल इस क्वार्टर में वो पॉजिटिव बायस ही रहा है। तो सेक्टोरली बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, टू सम एक्सटेंट ऑटो, ये सब सेक्टर में अर्निंग्स ठीक ठाक है। इन अर्निंग्स के बेसिस पर तो ऑफ कोर्स हमने देखा है स्टॉक्स ने रिलेटिवली रिएक्ट किया है, अच्छों को थम्स अप मिला, कईयों के धुलाई भी हुई, लेकिन यहाँ से आगे नवीन जो बाजार ढूंढते रहते हैं ना, अब अगला क्या, अब रिजल्ट सीजन तो हो गया, अब नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर आपके लिहाज से क्या रह सकता है? अभी तो जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर जो मार्केट के लिए आएगा वो है कि मॉनसून कैसे पैन आउट होता है, क्योंकि अभी जो इन्फ्लेशन के जो आसार दिख रहे हैं वो थोड़े सॉफ्टन होते हुए दिख रहे हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी काफी रीजनेबल हो गए हैं। इसके अलावा जो बाकी भी ओवरऑल कोर इन्फ्लेशन जो है वो हालात से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि वो ओवरहीट नहीं हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और जो इन्फ्लेशन कूलिंग ऑफ हो रहा है उसकी वजह से आगे जाके आप देखेंगे कि मतलब इंटरेस्ट रेट कट की संभावना बढ़ रही है, मे बी 6 months डाउन द लाइन, लेकिन उसकी संभावना बढ़ रही है। तो ओवरऑल ये काफी पॉजिटिव सिनारियो डेवलप हो रहा है। लेकिन इसमें एक स्पॉइल स्पॉट हो सकता है, वो ये हो सकता है कि मॉनसून अगर सिग्निफिकेंटली बिलो एक्सपेक्टेशंस आता है, काफी जगह पे ड्रॉट टाइप सिचुएशन आ जाती है, तो वो काफी बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि वेदर पैटर्न्स है वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं। जबकि ये क्वार्टर में एक्सपेक्टेड था कि हीट वेव बहुत स्ट्रांग रहेगा, लेकिन हीट वेव भी रहा है, इसके अलावा अनसीजनल रेन्स भी काफी रहे हैं। तो ये मॉनसून बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, उसकी संभावना थोड़ी हाई है। दैट कैन बी अ स्पॉइल स्पॉट फॉर द इन्फ्लेशन चैलेंज, जिसकी वजह से मार्केट को थोड़े से चैलेंजेस आगे आ सकते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ सकता है। ये चीज के ऊपर मैं काफी कीनली नजर रखूंगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट अर्निंग्स और ये सारी चीजें की फैक्टर्स रहेंगे जो ओवरऑल कंस्ट्रक्ट। आप वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि शायद ये मॉनसून, अभी ऑफ कोर्स कल आईएमडी ने कह दिया है कि 4 दिन डिले होने वाला है, और अगर ये मॉनसून वाकई में खराब रहता है तो फिर किस तरह का प्रेशर आरबीआई पर बनेगा इन टर्म्स ऑफ ब्याज दरों पर? क्या स्टांस लेना है? आपको लग रहा है वो जस के तस रहेंगे या फिर प्रेशर बढ़ जाएगा अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट साइकिल के रिवर्सल का? अभी डिपेंड करता है। अभी अगर इन्फ्लेशन अगर यहाँ से थोड़ा कम हो जाता है तो चांसेस हो सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट आएगा, क्योंकि ओवरऑल गवर्नमेंट का स्टैंड है, आरबीआई का स्टैंड है, वो अकोमोडेटिव रहा है इन द लास्ट 2 to 3 years। इसके अलावा ग्रोथ फोकस, बजट ग्रोथ फोकस रहा है, राइट। सो मेनी फैक्टर्स जिसके वजह से अगर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 1 साल में ग्रोथ के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है, तो ओवरऑल मुझे ज्यादा सिनारियो लगता है कि इन 6 months डाउन द लाइन इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, लेकिन चैलेंजेस इन्फ्लेशन के बरकरार रहे तो फिर मोर और लेस ये स्टेटस को मेंटेन रहने के चांसेस भी काफी है। रहने के चांसेस भारत में बरकरार है, लेकिन यूएस में क्या होगा वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, क्योंकि अब तक हमने देखा है फिर से फ्लोज जो है वो भारत के फेवर में आते हुए दिखाई दिए हैं। मैं इनफैक्ट आपकी राय यूएस में इंटरेस्ट रेट्स और ओवरऑल इकोनॉमी की क्या स्थिति है उस पर लेना चाहूंगी, लेकिन इसी मामले पर दरअसल इलॉन मस्क, टेस्ला के फाउंडर या सीईओ रादर, उनसे बातचीत की थी हमारे इंटरनेशनल नेटवर्क ने, और उन्होंने साफ क्या कहा है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, वो पहले आपको सुना देते हैं। You know, you can think of raising the Fed rate as somewhat of a brake pedal on the economy. Frankly, it makes a lot of things more expensive. Certainly things that are bought with credit, but then it has downstream effects on even things that aren't bought with credit. So you know, if the car payment or your home mortgage payment is absorbing
more of your monthly budget, then you have less money to buy other things. So actually, it affects everything, even those that aren't things that aren't bought on credit. So, and my concern with the way the Federal Reserve is making decisions is that they're just operating with too much latency. Basically, the data is somewhat stale. So the Federal Reserve was slow to raise interest rates, and now I think they're going to be slow to lower them. That appears to be the case. तो क्योंकि फेड थोड़ा सा डीले कर रहा था रेट्स बढ़ाने में, अब वही डीले शायद रेट घटाने में आएगा। और अगर ये आलम रहा, फिर ग्लोबल फ्लोज, ग्लोबल मार्केट के हाल पर हम कैसे बीच में बैठते हुए दिखाई देंगे? नवीन, जहां तक फेडरल रिजर्व का सवाल है, फेडरल रिजर्व नहीं लगता है नवीन के लिंक में आज थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बार बार वहां पर सिचुएशन अटक रही है। लेकिन इस बीच फिर चलिए सुमित को जोड़ लेते हैं, जो आपको बताएंगे कि एसबीआई और आईटीसी से क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्योंकि वो भी एक कल के लिए बड़ा ट्रिगर रहेगा। सुमित, आईटीसी पॉजिटिव जोन में, बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? कल करीब 6%, 7% की वेटेज वाली दोनों कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। 4.5% की वेटेज है आईटीसी की और करीब 2-2.25% के आसपास की वेटेज है एसबीआई की। तो शुरुआत करते हैं पहले आईटीसी के नंबर्स के लिहाज से किस तरह का एक अनुमान बता लगाकर चल रहा है और कैसे नंबर्स आ सकते हैं। 16,380 करोड़ रुपए ये रेवेन्यू रहने का अनुमान है, 5.5% की बढ़त, और मुनाफे फ्रंट पे 17-17.5% की एक बढ़त बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है इस तिमाही के अंदर। मार्जिन करीब 38%, जो कि रफली 33-34% के सामने आने का अनुमान है, और एबिटा रफली 6235 करोड़ रुपए, जो कि 19% बढ़ने का अनुमान 5224 करोड़ रुपए के सामने। ये कुछ नंबर्स जो कि मार्केट एक्सपेक्ट लगा के चल रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट कारोबार में 12 से 13%, एफएमसीजी कारोबार में 15 से 16%, होटल कारोबार में करीब 40 से लेकर 50%, पेपर कारोबार की आय में करीब 0 से 5%, और एग्री ट्रेडिंग बिजनेस में करीब -12 से 15% के आसपास की ग्रोथ इस तिमाही में रहने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। तो ये कुछ मोटे मोटे नंबर है जो कि मार्केट ने एस्टिमेट लगा रखे हैं। सिगरेट कारोबार में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीब 15 से 16%, और जो सिगरेट के रेवेन्यू ग्रोथ 15-16% और वॉल्यूम ग्रोथ करीब 12 से लेकर 13%, मार्जिन हालांकि 13 से लेकर 15% आने का अनुमान है। पेपर स्पेस के नंबर्स देखिए, पेपर के बेटर साइड पे थे, तो एस्टिमेट है कि शायद आईटीसी बेटर साइड पे नंबर्स यहाँ पर पोस्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन एफएमसीजी 15 से 16% के आसपास की ग्रोथ वहां पर भी देखने को मिल सकती है। तो इन टोटल अगर आईटीसी के नंबर्स की बात किया तो एक बेटर साइड पे नंबर मार्केट एस्टिमेट लगाकर चल रहा है वाई बेसिस पर। एसबीआई केस में हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग नंबर रहने वाला है, क्योंकि 2 क्वार्टर से लगातार एसबीआई बढ़िया नंबर पोस्ट कर रहा है। तो अब उसके सामने नंबर्स आने हैं, तो बड़ा बेस है ऑलरेडी 40,250 करोड़। ये मोतीलाल ओसवाल का एक पोल है, उनका मानना है कि करीब 30% के आसपास की एनआई में ग्रोथ रहेगी, और 66% कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ने का अनुमान है। 15,170 करोड़ रुपए इस तिमाही में रह सकता है। ग्रॉस एनपीए करीब 2.9%, सीक्वेंशियल बेसिस पे 3.10% से डिक्लाइन, और नेट एनपीए भी 0.80% से घटके 0.70% इस तिमाही में रह सकता है। सीक्वेंशियल बेसिस पे प्रोविजनिंग थोड़ी सी बढ़ेगी, करीब 5760 करोड़ से 6100 करोड़ रुपए इस तिमाही में प्रोविजनिंग रहने का अनुमान है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, वाई बेसिस पे हालांकि डिक्लाइन होगा यहाँ पर। डिपॉजिट ग्रोथ करीब 6.5% और लोन ग्रोथ करीब 16% इस तिमाही में एस्टिमेट लगा के चल रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेज। इसके अलावा असेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट रहेगा, क्रेडिट कॉस्ट में कुछ हद तक कमी रहने का अनुमान है। 3.6% के आसपास के एनआईएम्स बैंक के लिए एस्टिमेट लगा के बाजार चल रहा है। तो इन टोटल एसबीआई केस में भी वाई बेसिस पे नंबर्स बेटर और सीक्वेंशियल बेसिस पे एसेट क्वालिटी में सुधार, ये दो चीजें हैं जो कि की हाईलाइट है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर अच्छे थे ही, तो मार्केट ने कुछ हद तक वहां से क्यूज ले भी लिए हैं। अगर अच्छे नंबर रहे और आउट परफॉर्म किया तो स्टॉक में रिएक्शन भी आप शायद देख सकते हैं। तो एसबीआई और यहाँ पे आईटीसी, दो नंबर्स। देखिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा अब किसी आकलन में नहीं पढ़ूंगा, आपने मोर और लेस जो सीएनबीसी आवाज़ का अनुमान है उसके नंबर्स नोट कर ही लिए होंगे। आईटीसी पे भी क्योंकि एक ट्रेड जा चुका है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे भी एक ट्रेड जा चुका है, तो इसको यहाँ पर दोबारा सम्मिलित करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। आप ही की राय चाहूँगा इस स्पेस पे। एग्जैक्टली कुलकर्णी साहब, पीएसयू बैंक्स दरअसल अर्निंग्स लास्ट क्वार्टर की भी बहुत अच्छी थी, लास्ट क्वार्टर की अर्निंग भी बहुत अच्छी थी, बट हुआ क्या था उसके बाद जो अदानी इश्यूज के चलते वो एडवांटेज बाजार ले ही नहीं पाया था। बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर आपको कैसे लगे? मैं नहीं चाहता कि आप आइसोलेशन में टिप्पणी करें, बट पीएसयू बैंक्स और ये बास्केट
कैसी लग रही है आपको इस वक्त फ्रॉम दिस क्वार्टर टू नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड तक? जहां तक पीएसयू बैंक्स का सवाल है, मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि पीएसयू बैंक का बैंकिंग स्पेस है, इस पे ओवरवेट स्टैंड बना के रखना चाहिए, क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक तो ये कारण है कि जो बैंकिंग में जो ग्रोथ आ रही है वो प्राइमरली आ रही है वो ट्रेडिशनल बैंकिंग में, विच इज एसेंशियली क्रेडिट ग्रोथ, और उसके वजह से निम एक्सपांशन हुआ है, एंड उसके वजह से ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स आ रहे हैं। तो ये जो कैटेगरी है, इसमें जो ट्रेडिशनल पीएसयू बैंक है ये काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनका डिपॉजिट फ्रेंचाइज काफी अच्छा होता है, लोन टू डिपॉजिट रेशियो इंप्रूवमेंट होने की काफी ज्यादा संभावना है, आरओई एक्सपेंशन की काफी ज्यादा संभावना है। तो एंड ये स्टॉक्स अभी भी मतलब कोई ग्रोथ नहीं प्राइस कर रही है, अभी भी वैल्यू ही है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हेडरूम काफी है ओवरऑल शेयर प्राइस अप्रिसिएशन का। तो उस हिसाब से पीएसयू बैंक्स पे अगर ओवरवेट रहेंगे तो पैसे बनने की संभावना काफी ज्यादा है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर कैटेगरीज। ओके, पीएसयू बैंक्स पे ओवरवेट रहेंगे तो पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिल्कुल आई थिंक स्पष्ट साफ यहाँ पे अपनी राय रखी। अच्छा कुलकर्णी साहब, एक और दो तीन स्पेस जिन्होंने अपने मूव से सबको सरप्राइज किया, जैसे आप कह सकते हैं बजाज ऑटो। आई मीन टीवीएस के पास लीडरशिप थी, लेकिन बजाज विद इन आई थिंक लास्ट 1 मंथ ड्रीम रन, ऑल टाइम हाई। हीरो मोटर को आपने उससे कंधे से कंधा मिलाया, बट हाँ उतना नहीं चला। बट ओवरऑल अब आप देखिए सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। बैटरी को देखिए, एक्साइट इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, टाटा मोटर्स इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, मारुति हल्का सा बैकफुट पे, अभी भी अगर आप देखें प्रीवियस हाई से लगभग 700-800 रुपये डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है। बहुत कुछ चला भी है, बहुत कुछ स्थिर भी है, बहुत कुछ बैकफुट पे भी है। एक दो चॉइसेस विद इन द ऑटो अगर कोई बता पाएं जिसको चेस करना चाहिए, कंसीडरिंग द बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जहां तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, वहां पे अगर हम मारुति की बात करें जो मार्केट लीडर है, वहां पे इस साल में कंसिस्टेंट ग्रोथ आएगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मारुति में 12 से 13% रिटर्न बनने की संभावना है, राइट। जहां तक बजाज ऑटो का सवाल है, बजाज ऑटो मुझे ये लेवल पे टॉप आउट होते हुए दिख रहा है, क्योंकि बजाज ऑटो में ओवरऑल जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं वो अभी भी रहेंगे। जो बजाज ऑटो में जो एडवांटेजेस थे वो ये था कि मार्जिन पॉजिटिवली सरप्राइज किया, एंड जो इनका जो फॉरेन बिजनेस है वो टर्न अराउंड होते हुए लोगों को दिख रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें प्राइसिंग हो चुकी है, तो यहाँ से जो अपसाइड बजाज ऑटो में है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। लेकिन हीरो मोटर कॉर्प अभी भी काफी ज्यादा अंडरवैल्यूड स्टॉक है, और यहाँ से हीरो मोटर कॉर्प में 15 to 20% रिटर्न बनने की संभावना मुझे ज्यादा लगता है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर नेम्स। सो ओवरऑल अगर मैं ऑटो सेक्टर में अगर मैं देखूं तो वैल्यूएशन वाइज एंड वैल्यू पिक मेरा हीरो मोटर कॉर्प रहेगा, और मेरा सेफ्टी पिक जहाँ पे मैं रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड जो इवनली बैलेंस्ड है वो मेरा मारुति रहेगा। इसके अलावा अगर मुझे थोड़ा सा बीटा ऐड करना है हम अपने पोर्टफोलियो में, तो मैं टाटा मोटर्स पे फोकस करूंगा, और उसमें भी टाटा मोटर्स डीवीआर पे फोकस कर सकता हूँ, जहां पे स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन कैन बी क्वाइट फास्ट। अगर नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में जो कंपनी जो ये क्वार्टर में जो गाइडेंस दे रही है और जो डिलीवरी किया है वो सस्टेन कर पाती है। टाटा मोटर्स पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है आपका। और इस बीच जरा एक बार इंडेक्स चेक लेते हैं बीच में। इट्स 18173। थोड़ा प्राइस डैमेज जो हुआ था वो थोड़ा अगर आप देखिए कंट्रोल हुआ है, बट बैंक निफ्टी 43671 और अपने 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्लस्टर से फिर पुल बैक देकर करीब 43674 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। और निफ्टी आईटी लिखा है, निफ्टी आईटी में लॉसेस है, नो डाउट अबाउट दैट। निफ्टी आईटी ऑल दो लॉसेस थे, बट स्टिल 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी को रीगेन करके जा रहा है। इंट्राडे लो से निफ्टी आईटी में करीब 250 अंकों का पुल बैक है। अच्छा सर, एक चीज़ पूछूं आपसे यहाँ पे कि एक दो लग्जरी स्पेस, देखिए हुआ क्या कि जिस चीज़ को बाजार ने नकार दिया वहाँ तो कोई कन्वर्शन बनी रहा। लुक एट पीवीआर, मेरे ख्याल से नया 52 हफ्तों का नया लो लगाया, ह्यूज शॉर्टिंग हुई है यहाँ पर। बट होटल्स को देखिए क्या कमांडिंग पोजीशन में, इंडियन होटल्स एट ऑल टाइम हाई, और पूरा का पूरा आई मीन मिड कैप स्मॉल कैप में आपका
जो होटल से वो डिलीवर कर रहे हैं। आपका प्रिफर्ड होटल या फिर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स क्या होंगे नवीन जी? मैं काफी टाइम से जो हॉस्पिटैलिटी एज अ सेक्टर है इस पे मैं पॉजिटिव रहा हूँ। इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको रियल एस्टेट प्रॉक्सी भी मान सकते हैं। दूसरा ऑफ कोर्स जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, जो मतलब ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स जहाँ पे मतलब यहाँ पे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हो नहीं पाया था, वो वापस आ रहा है। तो वो दोनों थीम्स में रियल एस्टेट के थीम के हिसाब से भी अगर देखेंगे और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के हिसाब से भी देखेंगे, आज टेलीकॉम में वाकई दिक्कत है जनाब। आज दिक्कत है, आज टेलीकॉम में शॉर्टिंग भी काफ़ी हुई है। जरा एक बार टेलीकॉम का ओआई लेके आएंगे जरा डायरेक्टर साहब। एक काम करते हैं, कुलकर्णी जी को यहीं धन्यवाद कर देते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडस्ट्रीज पर राय रखी आपने। आज दुविधापूर्ण है आपसे बातचीत करना, बार बार जो है कनेक्शन जा रहा है। आप देखिए आज इंडस टावर्स में, वोडाफोन आइडिया में गजब की शॉर्टिंग हुई है। हालांकि पोस्ट अर्निंग भारतीय एयरटेल जो है वो थोड़ा सा रिकवर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडस्ट्रीज पर रखिए। अब एक काम करते हैं, डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखते हैं और उसके बाद कल की तैयारी शुरू करते हैं। याद रखिएगा अपने इस बात को जहन में कि कल है एक्सपायरी डे और हम इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में एक बेस्ट जोन देख के आ चुके हैं, दैट्स 18,400, 18,350। और जो वर्स्ट जोन देख के आया दैट वाज जो आज लगभग 1 घंटे पहले देखा, दैट इज 18,100, 18,100। और निफ्टी बैंक में करीब करीब आपका हो गया 43,500 और ऊपर की तरफ 44,050। यानी मोटे तौर पे अगर यूएस मार्केट कल पुल बैक देखे भी गए तो हमारे पास एक लोअर एज और एक हायर एज है एक्सपायरी को प्ले करने के लिए। 93 पॉइंट्स अप हैं, याद रखिएगा डाउ जोन्स फ्यूचर्स। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? देखिए मेरा ट्रेड बीटीएसटी रहेगा और वो रैमको सीमेंट पे खरीदारी करने का मौका दिख रहा है, क्योंकि 5-6 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिला और आज एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। तो रैमको सीमेंट के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 787 के भाव चल रहे हैं, 773 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है और 812 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। हाल आपके लिए रैमको सीमेंट पे एक बाय कॉल आता हुआ। चंदन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी देखिए, मैं टीवीएस मोटर पे फोकस करूंगा और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है जहाँ पे वापस एक मोमेंटम बना है। इसलिए लगभग 8-9 दिनों के रेंज बाउंड मूव के बाद ये 1250 के ऊपर क्लोज देने के लिए तैयार है। उस कंडीशन में 1300 तक का स्विंग बनना चाहिए। तो टीवीएस मोटर पे खरीदारी की सलाह, 1225 का स्टॉप लॉस, 1300 का टारगेट। टीवीएस मोटर्स आपका बाय रहेगा 1248 पे। इस दिन को क्या खूबसूरती से अगर आप देखें, आज सिक्योर करके ले गया। आज खबर के मुताबिक याद रखिएगा सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट टीवीएस मोटर्स पे उभरता, लेकिन ना रत्ती भर प्रेशर नहीं। इतने स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये स्टॉक कि पूछे मत। गौरांग, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? मैं एग्जैक्टली बीटीएसटी ट्रेड नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी। नतीजे कल भारतीय एयरटेल के आए वीरेंद्र, और हमें लग रहा है कि अगर सीमा की पाबंदी नहीं है और थोड़ा समय दे सकते हैं तो 880-900 तक के भी लक्ष्य आपको दिखाई दे सकते हैं भारतीय एयरटेल। और आज प्राइसिंग स्टॉक हल्का सा पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि सुबह में बड़ा कंफ्यूजन था कि नंबर्स को पढ़ना कैसे है। अब इवेंचुअली थोड़ा सा 0.5% ऊपर आया है। काबा साहब, आपका बीटीएसटी ट्रेड है, एसटीबीटी करेंगे? नहीं, बीटीएसटी करूंगा। और वो है जो कल हमने डिस्कस किया था, जुबिलेंट फूड। मुझे इसमें तेजी नजर आती है। जुबिलेंट फूड में स्ट्रेंथ है। ट्रेड करें 478 के आसपास, टारगेट रहेगा 490 का, टॉप होगा 470 का। जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड्स आज क्यूएसआर सेगमेंट में प्रकाश सर कैरी करते हुए बीटी। अच्छा, ये प्रकाश सर को पसंद नहीं है ना हर्षदा पिज्जा? नहीं, पिज्जा हट का पिज्जा पसंद है और स्टॉक जुबिलेंट फूड का। अच्छा। ये भी क्रॉस कॉम्बिनेशन है जनाब। खरीदेंगे कुछ, खाएंगे कुछ। दुर्लभ अगर आप देखें कॉम्बिनेशन है। ओके, राजेश सतपति जी, आपके कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी देखिए, वैसे तो जो कॉल्स पे डिस्कशन हुआ है वो है परसिस्टेंट एंड एस्कॉर्ट्स, दोनों अच्छे हैं, वो तो लेके जाएंगे। लेकिन नया सोच रहा था क्या ऐड करूं, तो देखिए एक काउंटर मुझे सुबह भी अच्छा लग रहा था, उसी को रिएट्रेट करूंगा, चंबल फर्टिलाइजर। हालांकि इसमें एक मूव हुआ 305 तक, जो इसने अपने 200 डे को टेस्ट किया, लेकिन अभी भी पैटर्न देख के लगता है कि ये चलेगा।
320 का मेरा इसका टारगेट है, 300 के ऊपर इसमें बाय बनेगा और इसका स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा करीबन 294 का। ओके, तो चंबल फर्टिलाइजर में एक तेजी का ट्रेड दे रहे हैं। अच्छा, इस बीच दीपक फर्टिलाइजर के नतीजे आ गए हैं, वो भी आपके सामने कर देते हैं पेश। मुनाफा घटा है, 280 करोड़ का मुनाफा 255 करोड़ पर आया, तो थोड़ा सा करीब 9% तक का प्रेशर मुनाफे में इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखने को मिला है। आय हालांकि बड़ी जरूर है, 2012 करोड़ की आय 2796 करोड़, तो नेली 850 करोड़ तक का इजाफा देखने को मिल रहा है आय में। तो वो जो कोर नंबर्स हैं रेवेन्यू का बहुत ही स्ट्रांग देखा गया। कुछ और बारीकियां अगर आई हो तो उस पर नजर डाल लेते हैं कि बिट्टा में कंपनी ने क्या किया। मार्जिन 25% से घटकर 16.8%, बिट्टा में भी हम देख रहे हैं करीब 6.5% की गिरावट देखने को मिली। तो नंबर्स इतने कुछ खास है नहीं, बस रेवेन्यू का आंकड़ा है जो बहुत ही सॉलिड आया। स्टॉक आपके सामने हल्का सा नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने पेश हुए हैं BTST ट्रेड्स। निफ्टी बैंक एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्या रिवर्सल नजर आ रहा है। 740 के आसपास इस समय, तो बहुत बढ़िया, नियरली 300 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी डे लो से देखने को मिली है। तो क्लियरली वो 3 PM फैक्टर वर्क किया। मिड कैप इंडेक्स जो लगभग 100 पॉइंट गिरते गिरते बचा, वहां पर अब सिर्फ 9 पॉइंट की नेगेटिव टेरिटरी में कारोबार हो रहा है। और निफ्टी है जो कोशिश कर रहा है फिर 18,200 के आसपास सेटल होने की। 92 अंकों की गिरावट हालांकि यहाँ पर अभी भी कायम है, ये भी करीब करीब 80 अंकों की बढ़त पर की रिकवरी दिखा रहा है डे लो से। अच्छा, फ्लैश आ रहा है, CNBC आवाज की खबर पर मोहर लग गई है। IT हार्डवेयर के लिए 17,000 करोड़ की PLI को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की तरफ से। हमने आपको सुबह में ही बताया था एक्सक्लूसिवली कि ये दरअसल डिसीजन आना है, तो IT हार्डवेयर की PLI को मंजूरी मिल गई है और ये इनफैक्ट CNBC आवाज की खबर पर मोहर। हालांकि डायरेक्ट कोई लिस्टेड प्लेयर नहीं है, जो पेरिफेरल्स बनाते हैं उन पर कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है IT पेरिफेरल्स, लेकिन ये एक बड़ा स्टांस सरकार ने लिया है 17,000 करोड़ की PLI को मंजूरी देकर, जहां पर सैमसंग, एप्पल जैसे प्लेयर्स को दरअसल भारत में निवेश करने और यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन लाइंस बढ़ाने पर ध्यान देने के लिए आग्रह करती हुई दिखाई दे रही है सरकार, या फिर कुछ इंसेंटिव्स देती हुई दिखाई दे रही है। याद रखिएगा, दूसरी PLI स्कीम है IT हार्डवेयर के लिए। वीरू, इस खबर पर तो लग गई मोहर। जी मोहर लग गई, लेकिन अभी हमें इस पे सुबह भी यही था हर्षिता कि क्या ट्रेड कराएं क्या नहीं कराएं, बहुत मुश्किल था यहाँ पे। तो CNBC आवाज की खबर की पुष्टि। चलिए अभी काम करते हैं हर्षिता, क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और एक दो ट्रेड्स जो हमारे थे वो आपने क्लोजिंग के ले ही लिए, और यहाँ पे गौरांग की और सारी टेक्निकल्स कॉल चली गई। एक बार ज़रा आप ले आइए आज की मार्केट ब्रेथ को। मतलब देखिए, आज जो मैंने 2 बजे कहा कि निफ्टी बैंक पे शॉर्ट मत जाइए या फिर निफ्टी की शॉर्ट को कवर कर लीजिए, उसके बड़े पीछे कारण ये था कि कल एक्सपायरी है। जब ऑलरेडी एक साइड के प्रीमियम्स बहुत हाई हो गए होते हैं ना ड्यूरिंग द डे, फिर उसके बाद शॉर्ट करना 2 बजे वो रिस्की होता है। अब लेके आइए जरा आप ब्रेथ कैसी है एग्जैक्टली। और डैमेज तो है, प्राइस डैमेज, नो डाउट अबाउट दैट, कि आज डैमेज बैंकिंग में हुआ, आज बहुत सारे स्पेस थे जहां डैमेज हुआ, बट ब्रेथ कैसी रही। 24 लॉन्ग्स, 49 शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 43, मोर और लेस स्क्रीन पे जो चीज विजिबल थी दैट वाज प्रॉफिट बुकिंग। लॉन्ग्स को कैश में कन्वर्ट करने की जो टेंडेंसी थी वो आज स्क्रीन पे ज्यादा थी। लेके आइए सेक्टर वाइज ब्रेथ, स्टॉक वाइज ब्रेथ, माफ कीजिएगा। एक्साइड सुपर लॉन्ग, जुबिलेंट पोस्ट होल्डिंग सुपर लॉन्ग, रैमको सीमेंट्स, एस्कॉर्ट, स्टोरेंट फार्मा, ये सारे ट्रेड्स लिए गए हैं। इनफैक्ट सुबह भी लिए गए थे, अभी भी लिए गए। दीपक शॉर्ट कवरिंग थी दीपक नाइट्राइट में, अभी क्लोजिंग में इस पर बात हुई। भारत फौज, इंडियन होटल्स, सुपर एग्रेसिव स्टॉक, इस पर सुबह ट्रेड लिया था हमने। एस्टिल पे ट्रेड लिया था, हीरो मोटरकॉप पे ट्रेड लिया था। अच्छे लॉन्ग्स, अगर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे विजिबल थी। फिर आइए आप दूसरे पायदान पे, यानी जहाँ पे शॉर्टिंग हुई है, LIC हाउसिंग फाइनेंस, जैसे हर्षिता ने आज सुबह सुबह बखूबी याद रखिएगा अर्निंग्स में समझाया था आपको कि जो अर्निंग्स हैं वो आप इस पर्सपेक्टिव से देखिए कि जो कोर धंधा है, मतलब डिसबर्समेंट्स जो हैं वो क्वार्टरली बेसिस पर सिक्वेंशली काफ़ी, अगर आप देखें, धीमे रहे हैं। ओबरा रियल्टी, आपकी स्क्रीन पर अर्निंग्स का इम्पैक्ट, JSPL अर्निंग्स कमजोर, PVR कल से दुखदाई मोड में रहा, और यहाँ पे इतनी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है जनाब कि पूछिए मत। एक समय मेरे ख्याल से हर्षिता जब मैं देख रहा था 2 बजे की OI की समरी,
हम डेरिवेटिव्स में पीवीआर को रखते हैं मीडिया स्पेस में, एंड दैट विद इन दैट मीडिया स्पेस याद रखिएगा आज लगभग 22-23% का वाई बिल्डअप यहाँ पे हुआ था। तो आज पीवीआर बहुत ही बुरी स्थिति में, काफ़ी ह्यूज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। एक बार अगर मैं सेक्टर वाइज देखूँ ना, आज सेक्टर वाइज क्या हुआ, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई या फिर किस में अगर आप देखें लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। सेक्टर वाइज अगर आप रुझानों को देखें तो आज सबसे बड़ा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है मीडिया स्पेस में, अगेन दैट पीवीआर। मानस, मैंने आपसे पीवीआर सुबह भी पूछा था और फिर पूछ रहा हूँ, अब एक फ्लैग का, इनोवेटेड फ्लैग का ब्रेकडाउन था और उसने अपना काम बखूबी कर दिया। इट्स 1368। अगर आपने शॉर्ट सुबह लिया था, अभी कहाँ तक का रखना चाहिए शॉर्ट? वो देखिए, जो टारगेट है वो 1275 के आसपास आता है, तो अभी भी यहाँ से भी करीब 90 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो जो पोजिशनल शॉर्ट बनाया हुआ है वहां पर आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉसेस 1401 के रहेंगे और जो टारगेट है वो 1275 के आसपास के रहेंगे। ओके, पीवीआर आपके शॉर्ट आपकी स्क्रीन पे, और अभी यहाँ पर काफ़ी डाउनसाइड खुला हुआ है, याद रखिएगा। और एक दो स्टॉक्स और मार्क करता हूँ, फिर उसके बाद हर्षिता के पास चलेंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस में जो अर्निंग्स रही उसके बाद जो प्राइस डैमेज हुआ, इन सिंगल सेशन इसने 10 डेमा को वॉलेट किया, 20 डेमा को वॉलेट किया, लेकिन डे लो इज 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ पे मैं अवॉइड करूँगा। JSPL ने आज एक लंबे अंतराल के बाद, जिसे आप एक साइकिल भी कह सकते हैं मेरे ख्याल से, 27 सितंबर के बाद आज पहली बार अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ। अब देखिए बात यहाँ पे ये है कि JSPL मेटल स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर था। राजेश सतपुते जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं JSPL को एट 200 डेमा 532? वीरेंद्र जी, JSPL में मुझे लगता है आज इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर भी देखें तो स्ट्रक्चर बेहद वीक है। यहाँ पे जो शॉर्ट बिल्टअप है, प्राइस ऑलरेडी घटा है 5%, बट एट द सेम टाइम सॉरी एट द सेम टाइम इसमें 200 डे का जो सपोर्ट बनता है वो करीबन 520 के आसपास है। तो फ्रेश शॉर्ट ना करे, लेकिन हाँ अगर आपका शॉर्ट है तो बने रहे 540 के स्टॉप लॉस के साथ 520 ये इसका 200 डे है। मुझे लगता है कल एज ए STVT ये टारगेट आना चाहिए। JSPL एक बहुत ही, अगर आप देखें, खराब क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ एट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आज के अगर आप कुछ विनर्स को देखें तो उसमें कैनफिन होम्स, याद रखिएगा कैनफिन होम्स का ये क्लोज जो है वो 23 सितंबर के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज एट हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री, और मेरे ख्याल से मोटा मोटी आप मान के चलिए तो करीब 7-8 महीने। एस्टेल की क्लोज इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, अक्टूबर 2022 के बाद हाईएस्ट क्लस्टर पे। कैनफिन होम्स का क्लोज ये भी सितंबर 2022 के बाद हाईएस्ट क्लस्टर पे। चंबल का क्लोज आप देखिए आपकी स्क्रीन पे एट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। टोरेंट फार्मा, ये ट्रेड हर्षिता ने पिक किया था, स्ट्रॉन्ग पुल बैक 1654। और एस्कॉट्स कुबोटा ये भी इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे 1 मार्च के बाद। और दीपक नाइट्राइट 2% ऊपर ये स्टॉक रहा, और दीपक नाइट्राइट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता हुआ। एक बार इस स्टॉक को देखेंगे चंदन, दीपक नाइट्राइट का क्लोज अच्छा क्लोज, अच्छे वॉल्यूम्स और 200 डेमा के ऊपर का क्लोज कैरी करना चाहिए क्या ये? बिल्कुल कैरी किया जा सकता है। स्टॉक वीकली चार्ट में राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है और लगभग 10 दिनों की मशक्कत के बाद ये 1950 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब हुआ है। आज का दिन का जो कैंडल है वो एक परफेक्ट बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल है, उसकी वजह से आपको बनना चाहिए। तो वीकली सेटअप भी हायर बेस बना रहा है, डेली में भी रिसेंट हाईएस्ट डेली क्लोज हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट डेटा में शॉर्ट कवरिंग के मूव थोड़े देखने को मिल रहा है, तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। सपोर्ट रहेगा आपका लगभग 1935 के आसपास, ऊपर में 2020-2050 के टारगेट होने चाहिए। कि तो दीपक नाइट्राइट में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। अच्छा, आप जाते जाते एक बार जोमेटो का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अचानक इसमें तेजी बनी और पिछले 15 मिनटों में आप देखिएगा एक स्पाइक देखने को मिला है, 1.5% देखते ही देखते ऊपर आ गया। राजेश सातपुते, टेक्निकली बताइए, अब 19th को दरअसल आने वाले हैं नतीजे, एंड कंपनी फोकस कर रही है कि कैसे EBITDA पॉजिटिव हुआ जाए। चार्ट क्या कह रहा है? देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे चार्टिकली कहीं वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट इसका जो 200 DMI है करीबन 62 के आसपास, इस लेवल को ये पिछले आप कह सकते हैं कि 20-25 ट्रेडिंग सेशन से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक ये 62 के लेवल के नीचे इन्हें 200 DMI को ब्रीच न करे, पोजीशन में बने रहे, स्टॉप लॉस आप थोड़ा पोजिशनल रखे 60 का। मेरे हिसाब से जैसे ये 65-66 का क्लस्टर निकलेगा, the next target will be 75. So it's a buy for me, लेकिन with a very strict stop loss of 60.
ओके, तो 60 का स्टॉप लॉस लगाना है, इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा मूव आया इनफैक्ट जोमेटो में क्लोजिंग के आखिरी मिनटों में। पीबी फिनटेक कल मुझे याद है ये श्रीकांत चौहान ने BTST ट्रेड के तौर पर सुझाया था, वहां पर भी थोड़ा सा स्पाइक आया है। लगे हाथ पेटीएम भी दिखा दीजिए, नाइका भी दिखा दीजिए, देख लेते हैं यहाँ पर उन न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो पेटीएम फ्लैट है, हल्का सा पॉजिटिव टेरिटरी में, और नायका की हालत अभी भी नरम ही चल रही है, स्टॉक 127 के आसपास। तो बड़ा जो मूव है साइजेबली इस समय वो लार्जली जोमेटो के फेवर में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आपके लिए इंडेक्स पहले स्क्रीन पर रखते हैं। आज की चाल निफ्टी की पहले 18,190 के आसपास क्लोज आता हुआ, 18,115 तक हम टूटे थे और ऊपर में 18,309 था। तो करीब इस 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट रहा और क्लोज बीचों बीच आती हुई दिखाई दे रही है, ना 18,100 ना 18,300, 18,200 के पास। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर, और निफ्टी बैंक ने डे लो से अच्छी चाल अपनी सुधारी। 43,728, 732 के आसपास यहाँ पर दिन टिकता हुआ दिखाई देगा, लेकिन याद रखिएगा हम 43,446 तक टूटे थे और वहाँ से रिकवरी 300 पॉइंट की डेफिनेटली रही है, तो उसकी चाल आप बेहतर ही मानेंगे। मिड कैप इंडेक्स आज थोड़ा लड़खड़ाया क्योंकि ओवरऑल हमने देखा मार्केट में कुछ मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी है। कुछ ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे इंडिविजुअली। एक तो आईटी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली आज देखने को मिली थी ना, ऑटो में इतने बड़े मूव्स देखने को मिले। हीरो मोटोकॉर्प जैसे ट्रेड्स थे, टीवीएस जैसे ट्रेड्स थे, लेकिन ऑटो इंडेक्स ज़्यादा इतना बड़ा मूव दिखा पाने में कामयाब नहीं रहा है, वो भी आपके सामने एकदम शांत स्वभाव से ट्रेड करता हुआ। आज जो बड़ी परेशानी उभर कर आई है वो कोटक महिंद्रा बैंक HDFC बैंक की तरफ से आई। यहीं पर हमने देखा है सेल साइड की पोजीशन दरअसल बनती हुई दिखाई दी, दोनों स्टॉक्स नेगेटिव साइड पर जाकर टिकते हुए। तेजी में क्या था? हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से एक बड़ा मूव है इनफैक्ट क्लोजिंग पर आज। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कल नतीजे आएंगे, उससे पहले हमने देखा खरीदारी थी, ये पॉजिटिव टेरिटरी में टिकता हुआ दिखाई देगा, भले ही 50 पैसे ऊपर लेकिन पॉजिटिव जोन में आया। ITC में इससे बेहतर मूव, करीब 1% के गेंस देखने को मिले हैं। ITC वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है और अब कल नतीजे आएंगे 428 के आसपास, ये काउंटर आज जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्साइड देखिए, आज इसमें एक बड़ा मूव देखने को मिला। एक्साइड, एस्कॉच जैसे स्टॉक्स यहाँ पर खरीदारी के अंश अच्छे खासे बनते हुए दिखाई दिए। 5% ऊपर एक्साइड आया और एस्कॉट्स में भी हमने देखा है करीब 2-2.25% तक के गेंस इंट्राडे में देखने को मिले थे, वो भी तेजी की तरफ ही था। एस्कॉट्स कुबोटा का काउंटर आज के दिन। भारतीय एयरटेल भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएगा, जहां पर हमने देखा फाइनल क्लोज जो है वो 0.5% ऊपर देखने को मिला है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा अच्छी खासी हरकत नजर आई। कुछ लूजर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आज ऑफ कोर्स बैंकों की तरफ से प्रेशर आया है, लेकिन ना JSPL चला ना टाटा स्टील में कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा सेल साइड की पोजीशंस देखने को मिली। इनफैक्ट JSPL तो करीब 5% का नॉक झेलता हुआ दिखाई दिया और इसका दबाव फिर टाटा स्टील पर भी बना है। अब लेकर आते हैं आपके लिए वो पूरा हीट मैप, इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स ज्यादा चले हैं, कौन से नहीं चले। तो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, कोटक महिंद्रा बैंक 2% नीचे। SBI लाइफ में आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, 1.5% का नुकसान। आज अपोलो हॉस्पिटल्स में भी दबाव, लेकिन IT देखिए, TCS 1.5% नीचे। HCL टेक में भी हमने देखा करीब 1-1.25% तक का नुकसान देखने को मिला है। इन्फोसिस भी उसी तरह की तर्ज पर कुछ मुनाफा वसूली की ग्रिप में आता हुआ दिखाई दिया। फिर मेटल्स थे, हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSPL जैसे काउंटर्स, JSW स्टील जैसे काउंटर्स, जहां पर दबाव देखने को मिला। इसके अलावा बैंकों में आप ध्यान दें तो ICICI बैंक कमजोर, HDFC बैंक में कमजोरी, एक्सिस में कमजोरी, कोटक में कमजोरी। तो ये इनफैक्ट वो पॉकेट जहां पर मंदी रही, लेकिन इंडसइंड बैंक अगेंस्ट द ट्रेंड रहा, कुछ तेजी की पोजीशन। जो क्लोज आ रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव 18,196 के आसपास। ये तीसरा सत्र है जहां पर हम एक नीचे का क्लोज, नेगेटिव साइड का क्लोज देख रहे हैं। 90 पॉइंट नीचे निफ्टी 50 जाकर टिका है और निफ्टी बैंक में 153 अंकों की गिरावट रही है। तो कुल मिलाकर डे लो से रिकवरी जरूर आई है, लेकिन प्रेशर कायम था। और कल ऑफ कोर्स एक्सपायरी का दिन, फटाफट से आपके लिए लेकर आते हैं सीधा सौदा में इस तरह के रिटर्न्स बने हैं आशीष और नीरज के। तो आशीष के हाथ था अंबर एंटरप्राइजेज, अच्छी तेजी बनी, इसमें 14% भागा। फिर ओबरॉय रियल, JK पेपर, गोवा कार्बन सब पिटे हैं नंबर्स के बाद, यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। इसके अलावा नीरज ने क्या पिक किया,
तो तेजी में ये केन्स टेक था, क्रेडिट एक्सिस था नंबर्स पर, फिर इंडिया ह्यूम आया मंदी की तरफ और त्रिवेणी टर्बाइन तेजी की तरफ। तो ये वो आउट परफॉर्मर्स रहे हैं आज नीरज के टीम के। तो कल के लिए दुविधा हर्षदा कम नहीं है, और अगर आप मंदी लेके गए तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स 94 अंक ऊपर हैं, और मंदी वाकई और तेजी करके गए हैं तो आज की कमजोरी। लेकिन कल एक महत्वपूर्ण दिन है, याद रखिएगा, वीकली कॉन्ट्रैक्ट 18 मई की एक्सपायरी, और महत्वपूर्ण दिन और महत्वपूर्ण है कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईटीसी के नंबर्स। रहेगा इस सेशन का इंतजार। कल मॉर्निंग कल कॉल में पूरा पैनल, हर्षदा, मैं, नीरज जी और आशीष फिर होंगे मौजूद 6:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। तब तक के लिए नमस्कार।